फिर राजीव will take you through. So this lady XYZ delivered a baby at 8 AM. Later 11 बजे आप जब राउंड पे गए तो उसकी बेडशीट पे बहुत सारा ब्लड था. So बताइए क्या है. सब लोग अपना वीडियोस ऑन कर लीजिए प्लीज, जिससे मेरे को देख पाए. आप लोग सो तो नहीं रहे, सुन रहे. हाँ, तो क्या हो रहा है मंजू कुमारी, आप बताओ इसको क्या हो रहा है. 1 घंटे बाद आप गए, इतना सारा ब्लड और क्लॉट उसकी शीट पे था. सुश्री वो नहीं बता रही, मंजू नहीं बता रही, आप बताओ. ब्लीडिंग. कैमरा ऑफ नहीं करो, अपना वो करो. रितु आप बताओ. चलो रितु रानी, आपने ऑडियो ऑन किया हुआ है, आप ब्लीडिंग हो रही बताओ. है सर. ब्लीडिंग हो रही है. तो ब्लीडिंग हो रही है तो क्या बोलते हैं उस ब्लीडिंग को हेलो. जो डिलीवरी के बाद होती है. तो डिलीवरी के बाद जो ब्लीडिंग होती है उसको पोस्टमार्टम हेमरेज. पार्टम मतलब डिलीवरी, पोस्ट मतलब बाद में, पीपीएच. तो इसका क्या कारण हो सकता है? व्हाट इज द कॉज? जी. क्या कारण हो सकता है, क्यों इतनी ब्लीडिंग हो गई एकदम से? यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है. हाँ, वेरी गुड. सो यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ इसलिए ये हो सकती है. अब इसको मैनेज कैसे करोगे? फटाफट आपको डॉक्टर को बुलाने में तो टाइम लगेगा, इतनी देर में क्या करोगे? चलो जल्दी जल्दी बताओ जिससे कि अच्छे से करें. क्या करोगे? एकदम से ऐसे ब्लीडिंग हो रही हो बेड पे तो क्या करोगे एकदम से? फटाफट इंजेक्शन करेंगे सर पे. फटाफट इंजेक्शन कुछ लगाओगे, ऑक्सीटोसिन, मेथर्जिन या कार्बिटोसिन. और क्या करोगे? वेरी जी. गुड. साइटोलॉक भी दे सकते हैं. तो ड्रिप लगाओगे. यूट्रस मसाज नहीं करोगे ऊपर से? अभी तुमने बोला यूट्रस और उसको लेबर रूम या ओटी में शिफ्ट करोगे विद गुड लाइट. और सब लोग को हल्ला मचाओगे कि पीपीएच हो रहा है, सब लोग आ जाओ. तो सब लोगों को आना जरूरी है. पीपीएच का मतलब बहुत हेल्प चाहिए, तो ये हेल्प फॉर हेल्थ. अब जब आप ओटी में ले आओगे तो उसकी यूट्राइन टोन, पहले तो यूट्रस को छू के देखोगे यूट्रस लॉस क्या है. फिर उसका शॉक में जा रही है कि नहीं पेशेंट, पल्स और बीपी देखोगे. पल्स बीपी देखने से शॉक इंडेक्स पता लगता है कि कितनी शॉक में गई है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा शॉक में चली जाए तो बचाना मुश्किल होता है. ठीक है. सो पल्स 110 से ऊपर हो रही हो, बीपी 90 से नीचे हो रहा हो, ठंडी स्किन हो गई हो, सांस जल्दी जल्दी ले रही हो, उल्टा सीधा बोल रही हो, यूरिन कम आ रहा हो, तो इसका मतलब शॉक आ रहा है उसको. और शॉक आ रहा है तो आपको 14 या 16 नंबर का ड्रिप सेट लगा के फटाफट ब्लड मंगाना है और रिंगर लैक्टेट या स्टार्ट करना है. और खूब जोर से चिल्लाना है सबको. अप्रोच एबीसी अप्रोच लगानी है. एयरवे, ब्रीदिंग ऑन कार्डियक. और उसका सिर पैर का एंड ऊपर करना है. इन्फ्यूजन स्टार्ट करना है, ऑक्सीटोसिन. कैथेटर डालना है, नहीं डाला है. और यूट्रस रिलैक्स है तो. और फिर जब तक आपकी डॉक्टर आ जाएगी और उसको फिर डॉक्टर देखेगी वेजाइनल टीयर, सर्वाइकल टीयर या कोई पार्ट तो नहीं है. सो पीपीएच उसको कहते हैं जब 500 ml नॉर्मल डिलीवरी के बाद ब्लड लॉस हो, या सिजेरियन में 1000 ml से ज्यादा हो. और सिवियर पीपीएच उसको कहते हैं जब आपको ब्लड लॉस इतना ज्यादा हो रहा हो 150 ml पर मिनट से, और 20 मिनट में अगर ऐसे होएगा 20 मिनट में माँ का आधा ब्लड निकल जाएगा. या एकदम से 1500 ml ब्लड लॉस हो गया हो तो 25 से 30% ब्लड वॉल्यूम खत्म हो जाएगी और ये पेशेंट शॉक में चली जाएगी और बचाना मुश्किल होगा. तो ये नहीं होना चाहिए. अब पीपीएच के 4 कारण हैं, 4 टी. यूट्रस का टोन, यूट्रस लूज तो नहीं है. यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना में ट्रॉमा, ट्रॉमा मतलब कट, टीयर. और ये टिश्यू, टिश्यू मतलब अंदर रिटेन प्लेसेंटा छूट गया है. और थ्रोम्बिन मतलब पेशेंट को पहले से ही ब्लड क्लॉटिंग की प्रॉब्लम थी और वो बहुत हाई ब्लड प्रेशर की थी, लिवर खराब था, तो उसका थ्रोम्बिन डेफिशिएंसी. और जब डिलीवरी, जब प्रेगनेंसी थी इस पेशेंट को, तो जो पेशेंट का पेट बड़ा होता है, ट्विंस होते हैं, फाइब्रॉइड होते हैं, पहली प्रेगनेंसी में पीपीएच हो, पहली प्रेगनेंसी में रिटेन प्लेसेंटा हो, प्लेसेंटा एक्रीटा हो, पहले ब्लीडिंग हुई हो, कुछ दवाइयां खा रही हो वो निफिटिपिन जैसी, बहुत मोटी हो, एज ज्यादा हो. देखिए बात नहीं करिए, अगर आपका वो ऑन है तो आपस में बात नहीं करिए. इधर सुनिए प्लीज, बात नहीं करिए, पीछे की बातें नहीं आनी चाहिए.
ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो, कोएगुलेशन की प्रॉब्लम हो, एनीमिया हो, तो ये सब मरीजों को ज्यादा रिस्क है। तो इन मरीजों के लिए पहले से तैयारी रहनी चाहिए। डिलीवरी में क्या रिस्क है कि अगर आप अंदर आईयूडी हो गई है, एब्रप्शन हो गया है, जो डिलीवरी को सिंटोस्टिनोन से इंड्यूस करते हैं, जो लेबर 12 घंटे से ज्यादा चल गया हो, बुखार हो, पहले रप्चर हो गई हो मेम्ब्रेन, एपिजियोटमी बहुत बड़ी दे दी हो, टीयर हो गया, प्लेसेंटा रुक गया, थर्ड स्टेज ज्यादा लग गई, बेहोशी की दवाई नाइट्रिक ऑक्साइड अब कई लोग पिला देते हैं, वो सूंघने को देते हैं, उसकी वजह से। सो थर्ड स्टेज में पीपीएच 500 से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 1000 से ज्यादा 1% में होता है एक्टिव में, और ये मैनेज करना चाहिए। सो अब ये चार्ट आपको दिया जाएगा, ये फॉक्सी ने बनाया है चार्ट, प्रिडिक्ट, प्रिपेयर एंड हैंडल। पहले प्रिडिक्ट करिए कि किसको पीपीएच का खतरा है, उसकी तैयारी रखिए और उसको कैसे हैंडल करना है। तो जनरल स्टेप 1 है कि जनरल मेजरमेंट, शाउट फॉर हेल्प, जितने लोगों को बुला सकते हैं बुलाइए, और हर आदमी को अपना काम पता होना चाहिए। एक ही काम सब, अगर आपने जोर से चिल्लाया ब्लड सैंपल लो, तो सब लोग नहीं भागने हैं। जिसका ब्लड सैंपल कलेक्ट करने का काम है वो ही करेगा, जिसका ड्रिप लगाने का काम है वो ही करेगा, जिसका ऑक्सीजन देने का काम है वो ही करेगा, जिसका लाइट सेट करने का काम है वो ही करेगा। तो अगर 2 या 3 या 4 लोग हैं, सबको पीपीएच ड्रिल करके अपना अपना काम बताना जरूरी है। सो बिना पीपीएच हुए भी हफ्ते में एक बार पीपीएच की ड्रिल करनी है, और फिर कैसे करना है वो आपको इस तरह का चार्ट फॉलो करना है। सो ब्लड लॉस 500 विद इन 24 आवर्स ऑफ डिलीवरी, दैट इज पीपीएच। ब्लड लॉस सफिशिएंट टू कॉज हाइपोवोलेमिया, और एक पैड 5 मिनट में सोक हो रहा हो तो पीपीएच कहते हैं। सो इसके लिए ये पीपीएच बॉक्स रेडी होना चाहिए। ये इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक ड्रग किट है, ये लिस्ट आपको दी जाएगी। इसमें हर ओटी में आप उस टाइम पे एक फोलीज ले आओ, 2 सिरिंज ले आओ, एक सिंटोस्टिनॉल ले आओ, ये करेंगे तो आप टाइम वेस्ट होएगा। सो ये पीपीएच किट आपका एक प्लास्टिक के डब्बे में, आईवी कैनुला ग्रीन और ग्रे, किसी भी लेबर पेशेंट को और कोई कलर का कैनुला नहीं लगना है। 16 नंबर या 18 मैक्सिमम या 14 लेबर में पहले से ही लगा के रखेंगे, 16 ग्रे कलर का, ठीक है। ब्लड सैंपल की बॉटल, सिरिंजेस, प्लास्टर चिपकाने के लिए कैंची, यूरो बैग, डिस्टिल वाटर, इन्फ्यूजन सेट, ब्लड सेट, ग्लव, ये सब एक डब्बे में पैक होने चाहिए, माउथ गैग तक। और ये पीपीएच किट हर हफ्ते या 10 दिन में खोल के जो लेबर रूम इंचार्ज है वो चेक करेगा कि कोई चीज एक्सपायर तो नहीं हो रही है, एक्सपायर होने वाली है तो बदलेगा। ऐसे ही इमरजेंसी ट्रॉली होनी चाहिए हर लेबर रूम। इमरजेंसी की ट्रॉली के ड्रॉर में जनरल मैनेजमेंट की दवाइयां, नीचे ड्रिप्स की, और ऊपर पीपीएच किट और एनेस्थीसिया की एंडोट्रैकियल ट्यूब। सो एक इमरजेंसी ट्रॉली और एक पीपीएच किट बहुत जरूरी है। सो 14 नंबर का 2 कैनुला और क्रिस्टेलॉइड्स, ये आपके पीपीएच किट में होना बहुत जरूरी है। पीपीएच किट में 5 एम्प्यूल ऑक्सीटोसिन, 2 एम्प्यूल मेथर्जिन, 2 एम्प्यूल प्रोस्टेडिन 250 का, और एक टैबलेट पीपीएच टैबलेट करके नाम आती है मीजोप्रोस्टॉल 600 वाली। अभी यहाँ ध्यान रखना है कि ऑक्सीटोसिन सिंटोस्टिनॉन को फ्रिज में रखना है और लाइट में नहीं रखना, बाकी सब बाहर रख सकते हैं। सिंटोस्टिनॉन अगर बाहर रखी हुई होगी तो खराब हो जाएगी, और जब आप इंजेक्शन लगाएंगे तो काम नहीं करेगी। आपने देखा कई बार सिंटोस लगाते हैं, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि वो लाइट में रखी हुई है और फ्रिज में नहीं रखी हुई। फ्रिज में फ्रीज नहीं करनी है, नॉर्मल ट्रे में रखनी है। हिमैक्सिल, हेस्टार, ये होनी चाहिए पीपीएच किट में। अभी हिमैक्सिल पुरानी जमाने की हो गई है, तो हेस्टार 6 ग्राम पर 100 ml वाली ये एक बॉटल स्टार्च, ये मच बेटर है हिमैक्सिल से। फिर आपके पास एमनोकैप्रियोक एसिड, हिमोक्रॉपकैप्रियोल और ट्रेनेक्समिक एसिड, ट्रैपिक, ये दोनों इंजेक्शन उसमें होने चाहिए। और ये सभी डिलीवरी और सभी सिजेरियन होने के पहले ही आईवी लगा दिए जाते हैं या ड्रिप में डाल दिए जाते हैं। कभी कभी अब ये इंकजेट ऐसा सिंटोस्टिनॉन और मेथर्जिन का कॉम्बिनेशन इंजेक्शन भी आ गया है, क्योंकि गांव में अगर पीपीएच हो रहा हो तो गांव में सिरिंजेस मिलना मुश्किल है, तो ऐसे बने बनाए इंजेक्शन भी अवेलेबल हैं। अगर मिलते हैं तो ये भी रिकॉर्ड पास रखिए। एक WHO ने पीपीएच की मैनुअल बनाई है, ये किताब, ये फ्री अवेलेबल है। सो अपनी डॉक्टर को या अपने मैनेजर को बोलिए
इंटरनेट पे जाए, WHO ट्रीटमेंट मैनुअल ऑफ पीपीएच डाउनलोड करें, उसकी हिंदी करो और सब लोग पढ़ो। हम लोग ने भी एक पीपीएच मैनुअल बनाई है, ये नई अब बनने जा रही है क्योंकि 2016 की है, और जैसी नई बनेगी मैं आप लोग सबको सर्कुलेट करूंगा, और ये होना भी आप लोग के पास जरूरी है और पढ़ना जरूरी है। अभी ऑक्सीटोसिन की डोज 10 यूनिट इंट्रामस्कुलर और आईवी 2 से 3 मिनट में काम करती है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मेथर्जिन की डोज 500 आईवी या आईएम 2 मिनट में काम करती है, 4 घंटे तक लास्ट करती है, वॉमिटिंग और हाइपरटेंशन हो सकता है। कार्बोप्रॉस 250 माइक्रोग्राम इंट्रामस्कुलर ये काम करता है, और टैबलेट आपकी पर रेक्टल या सबलिंगुअल। अभी एक ऑक्सीटोसिन की जगह नई दवा आ गई है कार्बिटोसिन, थोड़ी महंगी है बट ऑक्सीटोसिन से बहुत ज्यादा अच्छी है। इस पे बहुत जल्द ही सीएमई सभी शहरों में हो रही है और आपके शहर में भी होगी, और हम लोग जरूर आपको बताएंगे। जो आपको रखने हैं क्रिस्टलॉइड्स और कोलॉइड्स, और कितनी वॉल्यूम के रखने हैं, गर्म होना चाहिए, बिल्कुल ठंडा नहीं होना चाहिए, और हर मरीज को आप ग्रे या ग्रीन लाइन लगाएंगे 16 या 18, जो कि ग्रे इंट्राकैथ या ग्रीन इंट्राकैथ। 16 नंबर ग्रे कलर का होता है, इसका फ्लो रेट 180 ml पर मिनट जा सकता है। ग्रीन कलर 18 नंबर का होता है, इसमें 80 ml जाता है, और हमने ज्यादातर देखा है कि सब लोग हॉस्पिटल में गुलाबी वाला लगाते हैं। गुलाबी वाले में सबसे कम वॉल्यूम फ्लूइड जाएगा, तो अगर पीपीएच हो रहा हो तो आप जल्दी फ्लूइड नहीं दे पाएंगे, इसलिए ग्रीन लगाना तो बिल्कुल जरूरी है, और पॉसिबल हो तो ग्रे लगाइए। और 14 नंबर अपने पास रखिए, जो कि अगर पीपीएच हो रहा हो तो फौरन लगाने के लिए। फिर ऐसा एक बैग भी होना चाहिए, प्लास्टिक की बॉटल जब आप टांगते हैं तो अगर प्रेशर देना पड़े तो एक जना कभी कभी उसको दबाता है, तो अगर कोई बैग आते हैं ऐसा बैग लगा के और उसमें प्रेशर बना सकते हैं जिससे कि फ्लूइड जल्दी दे पाए। फिर आपको एयरवे चाहिए, मुंह में एयरवे, ऑक्सीजन मास्क चाहिए, फंडल मसाज करना चाहिए। अगर कुछ ब्लड नहीं मिल रहा हो तो ओ नेगेटिव ब्लड फटाफट बैंक से लेना है, नहीं तो क्रॉस मैच ब्लड होना चाहिए। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन का प्रोटोकॉल सभी को आना चाहिए कि अगर 5-6 बॉटल ब्लड देना पड़े तो उसके बाद कैल्शियम ग्लूकोनेट और ये सब उसके अलग साइड इफेक्ट है, तो मैसिव ट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल आपकी डॉक्टर आपको समझाएंगी, और हम लोग भी शायद एक क्लास लेंगे। सो टीम वर्क सबसे इंपॉर्टेंट है, टीम वर्क में सबसे इंपॉर्टेंट है, और सबको अपनी टीम के लोगों को पता होना चाहिए उसका क्या कार्य है। और डिसीजन, अगर 2 डॉक्टर हैं, बहुत जरूरी है कि 2 डॉक्टर बुलाए जाएं, तो डिसीजन शेयर हो जाता है कि कोई गलती तो नहीं कर रहा। अभी क्यों पीपीएच से लोग मरते हैं, क्योंकि पहली बात तो आप पहचानते देर से, डिले ऑफ रिकग्नाइजिंग। दूसरा है कि वो डॉक्टर के पास जाती नहीं, इतनी आंख मुंह सूजा हुआ है, बीपी हाई है, जाते ही नहीं, डिले इन सीकिंग केयर। तीसरा, गांव में रह रहे हैं, वो डॉक्टर के पास पहुंच ही नहीं सकते, हॉस्पिटल ही नहीं, सो डिले इन ट्रांसपोर्ट। और फोर्थ है कि जब वो पहुंच भी आए हॉस्पिटल तो हॉस्पिटल इतना बिजी है कि उसको देखने में टाइम लगा। सो 4 डिले हैं जो कारण जो हमारे इंडिया में पीपीएच की वजह से महिलाओं की डेथ हो जाती है। और ये डिले ट्रांसपोर्ट, रिसीविंग, एडिक्वेट, कब शिफ्ट करना है, ये फटाफट आना चाहिए। इवन वार्ड से ओटी में कब जल्दी से जल्दी लाना, ये भी आना चाहिए। एक बार जल्दी ले आओगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक हो जाएगी, जल्दी वापस से, बट लेट होएगा तो दिक्कत। अभी ब्लड लॉस एस्टिमेट करना सबसे मुश्किल है। सो ब्लड लॉस एस्टिमेट करने के लिए या तो ऐसा पैड होना चाहिए बटक्स के नीचे जिससे खून सब इसमें आए और मार्किंग लगे, या फिर ऐसे स्पंज होने चाहिए जो एक साइज के हैं, पूरा भीग जाए तो 30 ml है, ऐसे भीगे तो 20 है, इतना भीगे तो 10 है, तो ये आपको आना जरूरी है। पूरा गीला हो रहा है तो 500 लॉस हो गया, तो ये अंडर बटक पैड होना जरूरी है, या अंडर बटक कलेक्शन सेंटर। अगर नीचे जमीन पे ऐसे डिलीवरी होगी तो इसका मतलब इतने खून है तो 1000 से ऊपर लॉस ऑलरेडी हो गया। फिर ऐसे ब्लड के मेटल के भी हमारे इंडियन डॉक्टर्स ने बनाए हैं, ये जो पतला वाला ये बटक, और ये प्लास्टिक में कनेक्टेड है देवदास कलेक्शन सेंटर पर, क्योंकि मेटल का है इसलिए मरीज को कभी कभी चुभता है और अच्छा नहीं लगता, और इस तरह से इसको रखना होता है। तो ब्लड सारा इसमें आएगा और आपको पता
लग जाएगा कितना लॉस हो रहा है। तो इसमें मार्किंग लगी हुई है, तो ये आपको ब्लड बता देगा कितना लॉस हुआ है और कितना ब्लड, और या उसको निकाल के आप और पता लगाएंगे कि कितना ब्लड लॉस हो रहा है। इसी के प्लास्टिक के बैग आते हैं, ये कोई एनजीओ बनाती है, सस्ते मिलते हैं। सभी हॉस्पिटल्स को पीपीएच बैग अपने पास होने चाहिए। ये राजकुमारी फाउंडेशन जमशेदपुर बनाती है, सभी दुकानों पे मिलते हैं। ऐसा बैग होता है, इसमें ग्रीन, येलो और रेड लाइन है। दिख रहा है? वापस दिख रहा है? यस सर। तो अगर ग्रीन ग्रीन में है तो ब्लड लॉस 500 से कम है, येलो में है तो 500 से आ रही है तो 1000 से ऊपर है, लगता है ब्लड ड्रेन करता है। या पुराने जमाने के कैलीज पैड भी काम करते हैं। कैलीज पैड ऐसा में होता है, बहुत सारे हॉस्पिटल में कैलीज पैड करते हैं। अगर जमीन पे डिलीवरी हो रही हो तो ये पैड लगा के इसमें कितना ब्लड लॉस है, अब ये इतना है तो ये 500 से 700 ml लॉस हो गया इसको ऑलरेडी। अब या फिर आप उसको ट्रे में देखेंगे तो एक सैनिटरी पैड इतना सोक हुआ, हाफ पैड जैसे कहते हैं 30 ml, फुल पैड 100 ml, और छोटा पैड लगा सकते हैं, उससे कर सकते हैं। इतना बेड पे है तो 1000 है, जमीन पे गिर रहा है तो 2000 है। तो हर तरीके से आप जो है पता कर सकते हैं कि क्या हो रहा है। तो चलिए आपसे पहला सवाल पूछते हैं हम कि इसमें ये ऐसे भर गया है शीट पे, कौन जवाब देगा कि कितना ब्लड लॉस है? चलो कौन बताएगा, जल्दी से बताओ। 1000 ml सर। 1000 ml। और कोई किसी ने चेंज करना है? 500 ml। ये 500 नहीं है बेटा, पूरी शीट बेडशीट भर गई है 200 2000 ml। चलो ये वाला कितना? 15 तो 15 ये 1000। 1000। एक ने 1000 बोला, एक ने 500 बोला, तो 500 से 1000 ये कितना है? टेलीस पैड में कितना भर गया है? ये 500। ये 500 है, वेरी गुड। ये कितना है? ये वो वाला पैड पूरा भर गया, नीचे भी आ रहा है? ये होगा 1500 से 2000। तो 2000। ठीक है, ये सब डेंजरस है, और ज्यादा आ गया है तो 2000 से ऊपर है, 2500 पूरे नीचे आ गया। ठीक है, तो अब आपको कैसे पता लगेगा पीपीएच? पल्स तेज हो रही है, सांस तेज हो रही है, बीपी फॉल हो रहा है और पेशेंट बेहोश हो गया है टोटली। ये चीजें अगर आपको आ रही हैं तो इसका मतलब शॉक में जा रही है मरीज। शॉक में जा रही है तो फिर बचाना बहुत मुश्किल है। एक छोटी सी डिवाइस ऐसी आती है, ये अभी इंडिया में नहीं मिलती, हम कोशिश कर रहे हैं सभी को मिल को। हरा, बहुत सस्ती है, ज्यादा महंगी नहीं है। हरी, रेड और ग्रीन लाइट जलती है। अगर ग्रीन लाइट जली तो शॉक इंडेक्स 0.9 है तो कम है, येलो जली तो शॉक चालू हो गया है, रेड तो पेशेंट सीवियर शॉक में, बीपी लेने से ही बता देती है क्योंकि पल्स और बीपी। तो ये डिवाइस हम लोग कोशिश कर रहे हैं इंडिया में आए, हार्ट रेट और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को मेजर करती है। सो अभी इनमें अगर इमीडिएटली ऐसे हो रहा हो तो आपको शॉक से बचना है। सो आपको पहले तो ब्लीडिंग के लिए दवा देनी है, मसाज करना है जो कमरे में आपने को बताया, ट्रेनेक्समिक एसिड देना है, कार्बोक्रॉस, ऑक्सीटोसिन ये लगाना है, कंप्रेशन करना है, एक NASG गारमेंट होती है वो भी दिखाऊंगा, ब्लड चालू कर सैंपल भेजना है और मरीज को गर्म रखना है, और अगर सर्जरी हो तो सर्जरी के लिए तैयारी रखनी है। सो पीपीएच के चारों का, टोन, टिश्यू, टीयर, थ्रोम्बोलिक, इन चारों का फटाफट आपको इंतजाम करना है। अगर पीपीएच 42 घंटे बाद हो, 3 दिन बाद हो, तो और 6 हफ्ते तक, तो इन्फेक्शन है या कोई प्लेसेंटा का टुकड़ा है, तो वही 2 ही कारण से हो सकता है।
सो पहले प्रेगनेंसी पीरियड में ध्यान रखना है, डिलीवरी में ध्यान रखना है और बाद में ध्यान रखना, तीनों में ध्यान रखना है। सो डिलीवरी में क्या ध्यान रखना है कि लेबर प्रोलॉन्ग तो नहीं हो रहा, पार्टोग्राम हमने सिखाया था आपको वो लगाना है, बहुत ज्यादा ऑक्सीटोसिन नहीं देनी है, और हमने आपको सिखाया था पल्स बीपी आधे आधे घंटे बाद लेना है पार्टोग्राम में, वो करना है आपको। और उसके बाद आपको प्लेसेंटा के लिए एक्टिव मैनेजमेंट करनी है, सिंटोसिनॉन देके ऊपर प्रेशर करके जेंटल कॉर्ड ट्रैक्शन। और फोर्थ स्टेज मतलब 2 घंटे डिलीवरी के बाद फोर्थ स्टेज होती है, उसमें बहुत मॉनिटर करना है कि कोई ब्लीडिंग ज्यादा तो नहीं हो रही, यूट्रस रिलैक्स तो नहीं हो गया। सो एक्टिव मैनेजमेंट थर्ड स्टेज, सिंटोसिनॉन, कॉर्ड ट्रैक्शन और सब कुछ देखना, और देखना कि प्लेसेंटा कंप्लीट है, प्लेसेंटा की वेन वो जो अम्बिलिकल है उसमें तीन वेसल दिख रहे हैं। सो पीपीएच इनिशियल मैनेजमेंट स्टेप 1 जनरल, सबको बुलाएंगे, ड्रिप लगाएंगे, दूसरा ऑक्सीटोसिन देंगे, यूट्रस सॉफ्ट है, तीसरा यूट्रस कॉन्ट्रैक्टेड है तो उसका मतलब प्लेसेंटा छूट गया है या ट्रॉमा है, तो ओटी में ले जाके वो देखेंगे या ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। और ऑल ट्रेनेक्समिक एसिड एक इनमें से यूज करेंगे, ट्रेनेक्समिक सब में यूज करेंगे, इनमें से कौन सा एक यूज करेंगे वो आपको अभी हम एक उसमें बता चुके हैं और ये देंगे भी आप। और पीपीएच किट आप ऐसा डब्बा आपका रेडी होना चाहिए, ये पीपीएच किट भी आपको दिया जाएगा और मैंने दिखाया भी है, इमरजेंसी किट और पीपीएच किट, हर पीपीएच किट एक पीपीएच किट एक एक्लैम्सिया किट, ये 2 किट सब लेबर रूम में कंपलसरी है, होने ही है। और 7 तरह की ट्रे होनी है, वो सब हम सिखा चुके हैं आपको। सो पीपीएच किट में ये अभी आपको लिस्ट दी जाएगी, ये बना के रखना है और हर हफ्ते सबको ट्रेन करना है। अभी क्या करना है, जब पेशेंट एक जना सिर की साइड आएगा वो ऑक्सीजन लगाएगा, पेशेंट का हेड डाउन करेगा और ड्रिप्स को मॉनिटर करेगा। एक जना पेशेंट की हाथों की साइड आएगा जो देखेगा ड्रिप चल रही है और ऑक्सीटोसिन लगाएगा। एक जना, और ट्रेनेक्समिक एसिड, एक जना पेशेंट के पैरों की साइड जाएगा जो देखेगा ब्लीडिंग कहाँ से हो रही है, टीयर हेमेटोमा चेक करेगा, जब तक डॉक्टर नहीं आती, डॉक्टर आ जाएगी तो फिर ये काम डॉक्टर का है, और इमीडिएटली कैथेटर डालेगा और ये सब मॉनिटर करेगा। स्पेसिफिकली जो पेट की साइड और पैरों की साइड है वो यूट्रस को मसाज करेगा, एक हाथ वेजाइना में एक हाथ ऊपर से बाई मैनुअल मसाज करेगा। और फिर एक जना, ये वाइस गारमेंट कहते हैं, 500-400 बार यूज हो सकती है, 4-5 हजार की आती है, वेलक्रो के तरह 1 2 3 4 5 ऑपरेट करेंगे। ये लगाते लगाते भी आप 4 और 5 खोल के ऑपरेशन भी कर सकते हैं और फिर बांध सकते हैं ऑपरेशन, और ये 3 दिन तक बांध सकते हैं विदाउट एनीथिंग। इसमें क्या होगा, सारा ब्लड जो शॉक में जाएगी मरीज, सारा ब्लड पैरों से कट होके ब्रेन की तरफ डायरेक्ट डाइवर्ट हो जाएगा, पेट से ब्रेन की तरफ, सो ब्रेन शॉक में नहीं जाएगा। सो ट्रायल कर चुके हैं, बहुत अच्छी, और ये बहुत, और दूसरा ये शॉक इंडेक्स। सो अगर शॉक इंडेक्स की आपके पास वो मशीन नहीं भी है तो पल्स और बीपी देख के आप शॉक इंडेक्स बताएंगे, 1 से नीचे होना चाहिए, और 1 और 1.6 में है तो मीडियम शॉक हो रहा है, और 1.7 से ऊपर है तो सिवियर शॉक हो रहा है। सो ये शॉक इंडेक्स आपको रखना है, और ऑक्सीटोसिन और अर्गोमेट्रिन लगानी, या प्रोस्टाग्लैंडिन या मीजोप्रोस्टॉल रेक्टल या मुंह के नीचे, जवान के नीचे देनी है, और ट्रेनेक्समिक एसिड लगाना। बाकी और क्या तरीके हैं, ये है बाय मैनुअल मसाज, ऊपर से एक हाथ अंदर से दबा, ये बहुत जरूरी है। फिर पेट में बीच में एओर्टा होती है, बड़ी नस, तो अम्बिलिकस पे टुंडी के नीचे पूरे ताकत से, तो वो खून जो जाना है नीचे के हिस्से में बंद हो जाएगा, और नीचे के हिस्से में अगर खून जाना बंद हो जाएगा तो फिर वो पेशेंट को यूट्राइन में नहीं जाएगा। तो ऐसे पेशेंट लेटी हुई है तो ऐसे जोर से दबा देना एक जने जो आर्म की तरफ, सो विद अदर हैंड, और फिर दूसरे हाथ से आपको देखना है कि पैर की पल्स ना रुक जाए, ब्लीडिंग एकदम कंट्रोल हो जाएगी। ये टेम्परेरी मेथड है, जब तक आपके डॉक्टर नहीं आते या ऑपरेशन की तैयारी नहीं हो रही है, ये तब तक करना। आधे घंटे तक आप ऐसे दबा के रख सकते हैं विदाउट एनी, इस तरह से। तो अम्बिलिकस के नीचे पूरी ताकत से, और दूसरे हाथ से फेमोरल पल्स देखेंगे। फिर आपके पास ये पीपीएच बलून होना चाहिए। पीपीएच बलून थोड़ा महंगा आता है, जो बना बनाया आता है,
पर जो अफोर्ड कर सकते हैं उनको रखना चाहिए। वो इस तरह से है, वो बलून को अंदर डाल के यूट्रस के फुला दिया जाता है। या अगर आपके पास गैस्ट्रिक सेंटर है, गैस्ट्रो, तो गैस्ट्रिक में स्टमक बलून को, स्टमक ईसोफेगल बलून को भी यूज कर सकते हैं। स्टमक वाला बलून यूट्रस में फुलाते हैं, ईसोफेगस वाला बलून वेजाइना में फुलाते हैं, तो वेजाइना में छोटे मोटे टीयर हो वो उसके ठीक हो जाते हैं। और अगर नहीं तो आपको ये एक कॉन्डोम लीजिए, एक कैथेटर लीजिए और उसको अपने आप बनाइए इस तरह से। तो कैथेटर को कॉन्डोम में यहाँ बांध देते हैं और उसको 500 ml से भर के चेक कर लेते हैं, फिर अंदर डाल के 500 ml उसको जो है आप इन्फ्लेट कर देंगे और 2 दिन। सो ऐसे प्लास्टिक कैथेटर पे कॉन्डोम अंदर यूट्रस में डाल दीजिए और उसको कैथेटर को सैलाइन बॉटल से 500 या 600 ml से भर दीजिए। सो यूट्रस के अंदर जो है प्रेशर बनेगा और ब्लीडिंग रुक जाएगी। सो कॉन्डोम टैम्पोनाड ये छत्तीसगढ़ बलून कहलाता है जो इंडिया का है, और छत्तीसगढ़ बलून से भी बहुत सारी जानें बचाई हैं गरीब गाँव में। और जब आपकी ब्लीडिंग कंट्रोल हो गई तो आप बीपी, पल्स, सांस, SpO2, टेम्परेचर ये सब मॉनिटर करेंगे, यूरिन आउटपुट मॉनिटर करेंगे, सब कुछ। अगर टीयर मिलता है तो टीयर को बेहोश करके स्टिच करेंगे। अगर प्लेसेंटा का टुकड़ा अंदर मिलता है तो बेहोश करके उसको स्पंज होल्डर से निकालेंगे। सो अब की मैसेज इस पूरे कहानी का ये है कि PPH एक कारण है जिससे मां मर जाती है। 70% PPH बचाया जा सकता है सिर्फ 3rd स्टेज लेबर और फॉरसेप्स सही से लगाने से और टीयर नहीं होने से। अगर औरत शॉक में जा रही है तो शॉक स्टेबलाइज करिए और उसके बाद उसको OT में शिफ्ट करके पूरी जांच करिए और PPH बचाइए। और टीम वर्क की तरह काम करिए, PPH किट को अपने उसमें रखिए और हर हफ्ते या 10 दिन में एक बार आपकी डॉक्टर को PPH ड्रिल करनी है। सब लोगों का काम समझाना है, कौन फोन ब्लड बैंक को करेगा, कौन एनेस्थेटिस्ट को करेगा, कौन ड्रिप लगाएगा, कौन कैथेटर डालेगा, कौन बाय मैनुअल मसाज करेगा। ये काम पहले से ही तय होने चाहिए, जिससे अगर डॉक्टर ने बोला बाय मैनुअल मसाज तो फटाक से वही जना जाएगा, सब लोग नहीं भागेंगे। किसी ने बोला कैथेटर लाओ तो सब भाग जाते हैं बाहर OT से और लेबर रूम से लेने के लिए। ये चीज नहीं होनी चाहिए, पेशेंट को नहीं PPH। और मैं इसके ऊपर ओके, थैंक यू सर। सो ये था PPH के बारे में। और ये है स्टैंडर्ड 5 आपके 16 स्टैंडर्ड में। आपको कोई भी सलाह राजी से या मुझसे कभी भी आप में पूछ सकते हैं। इन सब प्रेजेंटेशन आपको दी जाएगी और सारे वीडियो आपको दी जाएंगे, कहाँ से मिलती है ये सब जानकारी दी जाएगी। किसी को पूछना है कुछ, अभी पूछना है या दूसरे टॉक के बाद पूछना है या बाद में पूछना है, जैसे भी चाहो। किसी को कोई क्वेश्चन हो, पिछले प्रीवियस सेशन में आप लोग ने क्वेश्चन पूछा था PPH के रिगार्डिंग, तो प्लीज अनम्यूट करके आप पूछ लीजिए सर से। किसी भी हॉस्पिटल को कोई डाउट हो। एक्सक्यूज मी सर। यस मैम। एक्सक्यूज हाँ पूछो, आवाज नहीं आ रही, क्या पूछना चाहते? सर, अगर PPH हो गया, ड्रग्स भी दे रहे हैं और मसाज भी कर रहे हैं, पंडित मसाज भी, तो भी यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रही। ड्रग्स भी प्रॉपर दे रहे हैं और सारा मसाज भी कर रहे हैं तो भी नहीं होती, फिर क्या करना है? सो अब ये होता है इंट्रैक्टेबल PPH, जो PPH दवाइयों से आपको नहीं असर कर रहा है। सो इसमें सर्जरी का फिर डिसीजन लेना पड़ता है। अब ये सर्जरी को डिले नहीं करना है। 1 घंटे में अगर आप मसाज और दवाइयाँ और सब आपने मैक्सिमम डोज मेथर्जिन का, सिंटोस्लोन का और कार्बोप्रोस्टिन का दे चुके हैं, तो जल्द से जल्द आपको डिसाइड करना है। क्योंकि अगर सिवियर शॉक में मरीज चली गई तो सर्जरी के बाद भी नहीं बचेगी, और सर्जरी फिर एक्सपर्ट को बुलाना है
तो आपके 2 डॉक्टर होने चाहिए, आपकी डॉक्टर या एक सर्जन साथ या यूरोलॉजिस्ट। तो पहले तो सर्जरी करेंगे, यूट्राइन आर्टरी बांधेंगे, इंटरनल आर्टरी आर्टरी बांधेंगे, और अगर सिजेरियन के टाइम पे तो बी लिंच स्टिच लगाएंगे। उनसे भी नहीं रुक रहा तो कभी कभी सिजेरियन हिस्टेक्टमी, बच्चेदानी निकालनी पड़ती है। ये सब डिसीजन 1 घंटे में, अगर मरीज इंप्रूव नहीं दिखा रही है तो 1 घंटे में ले, 1 घंटे से डिले ज्यादा हो जाएगा, 2500 ml से खून ज्यादा निकल जाएगा, तो आधा खून निकल गया उसका, तो मरीज को बचाना सर्जरी के बाद भी मुश्किल होता है। सो सर्जिकल कभी कभी जल्दी डिसीजन लेना जरूरी है, और बहुत जल्दी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 घंटे में मेडिसिन से और मसाज से 70% मरीज रिस्पॉन्ड करेंगे, 20 या 30% को सर्जरी रिक्वायर्ड होगी। वो आप थैंक यू ये सर। किसी के 2 डिवाइस ऑन है, लैपटॉप और फोन दोनों ऑन किया हुआ है, एक ही ऑन करो प्लीज, नहीं तो इको आएगा। किसी और को कुछ पूछना हो, किसी भी हॉस्पिटल को प्लीज अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। रेडमी से आपने जिसने भी ज्वाइन किया प्लीज आप अनम्यूट करिए। सिस्टर आप अनम्यूट करिए। यस मैम, आप पूछ सकते हैं। हाँ मैम, कई बार यूट्रस स्टोन तो है लेकिन लोअर सेगमेंट सिकुड़ा हुआ है और वो सर्विक्स सिकुड़ ही नहीं रही है, उससे बराबर ब्लीडिंग हो रही है, तो ऐसे में हम क्या करें? सिंटो भी दे रहे हैं, प्रोस्टोडिन भी दे रहे हैं, लेकिन लोअर सेगमेंट सिकुड़ ही नहीं रहा है, उसकी वजह से ब्लीडिंग हो जा रही है। ऐसे केस में आपको बलून अंदर डाल के बलून फुलाना है। आपको, अगर आपके पास बाकरी बलून है जो कि महंगा आता है, वो बेस्ट काम करता है। 500 ml आप यूट्रस में डाल के उसको फुला देंगे, यूट्रस और सर्विक्स सारी ब्लीडिंग अंदर की बंद हो जाएगी। अगर कोई और कारण नहीं है तो अच्छे से देखिए, टीयर प्लेसेंटा अंदर तो नहीं रह गया और यूट्रस भी कॉन्ट्रैक्टेड है और फिर भी नहीं रुक रही है, तो आप बलून का इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपके पास बलून नहीं है तो कॉन्डोम बलून बनाएंगे अपने आप, या स्टमक बलून गैस्ट्रो सर्जन से। तो एक बलून सबके पास होना ही चाहिए, और आपको एक बलून बनाना रोज हफ्ते में 1 बार बना के सबको देखना है, क्योंकि उस टाइम पे कौन ड्यूटी पे हो नहीं हो, अरे ये तो उसको आता था मेरे को नहीं आता है। सब लोग एक प्लास्टिक रबड़ का कैथेटर लेंगे, कॉन्डोम उसमें बांधेंगे टाइट, और उसमें रबड़ के कैथेटर से 500 ml सलाइन फुलाएंगे और देखेंगे कहीं लीक नहीं है। आज ही करेंगे सब लोग। तो ये होता है छत्तीसगढ़ बलून, ये जान बचाव बलून है। अगर जैसे सिचुएशन आप कह रहे हैं 100 में से 10-12 को ऐसी आएगी, तो यही एक सिर्फ 10 रुपए का इलाज है जो आपकी जान बचा सकता है। थैंक यू सर। सर कई बार हिमोटोमा बन जाता है साइड में और उसका कोज भी नजर नहीं आता, अंदर से हार्ड होता जाता है, बाहर से हमें कहीं से नजर नहीं आ रहा कि ब्लड वेसल्स कोई रैप्चर है क्या है, तो सर उसमें कैसे करें? तो हेमेटोमा बनता है तो ट्रॉमा टी आता है। तो आपको जो 2 घंटे 4th स्टेज है उसमें एक जेंटल फिंगर डाल के दोनों साइड में मरीज के देखना है 1 घंटे बाद कि कोई जगह हार्ड तो नहीं हो रही। और हेमेटोमा जब बनता है तो मरीज उसको अपने रेक्टम पे प्रेशर बोलेगा, तो बहुत दर्द बोलेगा। तो इसको अंडर है, क्या होता है ना, जो प्यूडेंटल आर्टरी की ब्रांचेस आ रही हैं, अगर एपिजियोटमी में कट गई बड़ी वाली तो रिट्रैक्ट हो जाती है, सामने वो ब्लड वेसल दिखेगा ही नहीं, वो अंदर चला जाता है। तो अंदर चला जाता है तो कहाँ से ब्लीडिंग होती है दिखता ही नहीं है। तो कभी कभी बहुत मोटे मोटे टाके लगाने पड़ते हैं, कभी कभी मोटे मोटे टाके लगा के उसमें ड्रेन डाल के छोड़ना पड़ता है। तो आप इसको हेमेटोमा को अंडर एनेस्थीसिया फिर खोलेंगे, जितने ब्लीडर दिखेंगे उनको अच्छे से स्टिच करेंगे, और उसके बाद उसमें एमनियोकैप्रियोइक एसिड छिड़क के एक पूरा ड्रेन छोड़ेंगे और ऊपर से बंद करेंगे, जिससे कि जो थोड़ा थोड़ा और वेजाइना को टाइट पैक करेंगे, जिससे प्रेशर से वो ब्लीडिंग रुक जाए। सो हेमेटोमा रिपेयर करना एक आर्ट है। अच्छे से कूल दिमाग से, बिना चिल्लाए डॉक्टर को, बिना नर्स, मतलब क्योंकि इस टाइम पे डॉक्टर बहुत हड़बड़ा जाते हैं और सबके ऊपर चिल्लाने लगते हैं और डांटते हैं, तो वो शांति से हेमेटोमा रिपेयर करना बहुत जरूरी है। थैंक यू सर। थैंक यू सिस्टर। किसी और को कोई क्वेश्चन पूछना हो, किसी को कोई भी डाउट हो? यस, सुमन हॉस्पिटल। ओके, थैंक यू सो मच सर।
नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पोस्टपार्टम केयर। यस, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अभी हम लोग ने देखा स्टैंडर्ड नंबर 10 जिसमें हमने पीपीएच के बारे में बात करी थी कि पीपीएच कैसे होता है, उसके कॉजेस कौन कौन से हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी क्या कौन कौन से हैं, कैसे मैनेज करना है, कौन कौन से मेडिसिन देने हैं, तो उन सब के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हम टॉपिक देख रहे हैं स्टैंडर्ड नंबर 15 जो कि है अपना पोस्टपार्टम केयर। तो पोस्टपार्टम केयर, तो कोई मुझे बता सकता है कि 4th स्टेज लेबर कितने घंटे का होता है? 4th स्टेज लेबर 2 घंटे का मैम। 2 घंटे का, वेरी गुड, 2 घंटे का होता है 4th स्टेज लेबर। तो ये है स्टैंडर्ड नंबर 15 जिसके अंदर सब हम बात करेंगे कि मदर्स को कैसे एग्जामिन करना है, यानी क्या क्या देखना है मदर्स का, 2 घंटे तक आपको क्या क्या देखना है, बेबी में न्यूबॉर्न में आपको क्या क्या देखना है, मदर को यदि मैटरनल इन्फेक्शन हो जाता है तो कैसे उसको मतलब आइडेंटिफाई करना है, कौन कौन से एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करने हैं, कैसे चेक करना है उसके बारे में, फैमिली प्लानिंग क्या होती है उसके बारे में हम बात करेंगे, ब्रेस्ट फीडिंग में एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि पोस्टपार्टम पीरियड होता कब तक है? कब तक हम मानते हैं कि पोस्टपार्टम पीरियड है? कब से शुरू होता है, कब खत्म होता है, मतलब कब तक मानते हैं? सिस्टर आप है ना अनम्यूट करके बोलिए, आप म्यूट पे हैं। यस, आफ्टर डिलीवरी से 72 घंटे तक चांसेस हैं। अच्छा, 72 घंटे तक ही पोस्टपार्टम पीरियड होता है। कोई और इसको ऐड करना चाहेगा? कोई और बताना चाहेगा कि पोस्टपार्टम पीरियड कब तक होता है? अभी हमने बस थोड़ी देर पहले पीपीएच में सीखा था। 24 घंटे तक, ठीक है। तो पोस्टपार्टम पीरियड होता है आफ्टर डिलीवरी से लेकर, यानी जैसे ही बच्चे का जन्म हो जाता है तब से लेकर 42 दिन तक, या हम उसको 6 हफ्ते तक भी बोलते हैं। 6 हफ्ते, 1.5 महीना या 42 दिन तक पोस्टपार्टम पीरियड होता है। ठीक है, अब कोई भूलेगा? ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि पोस्टपार्टम पीरियड यानी आपका जो 4th स्टेज लेबर है, 4th स्टेज लेबर में आपको कब तक देखना है। 4th स्टेज लेबर कितने घंटे का होता है? 2 घंटे का होता है, जिसमें आपको हर 15-15 मिनट में मदर और न्यूबॉर्न दोनों की केयर करनी होती है, दोनों को ऑब्जर्व करना होता है, दोनों को एग्जामिन करना होता है। तो हम देखेंगे कि मदर की क्या क्या एग्जामिन करेंगे। तो आप लोग मुझे कोई भी अनम्यूट करके बता सकता है कि मदर को आप क्या क्या देखेंगे, मदर में आप क्या क्या देखेंगे, क्या क्या एग्जामिन करेंगे? पेशेंट ਦੀ वाइटल चेक करांगे जी। हाँ, वेरी गुड। ਤੇ ਬਲੀਡਿੰਗ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। वेरी गुड। ਤੇ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ पैड चेक करेंगे, वेरी गुड। हाँ, ओके ओके। ਜੇ कोई और? ਨਾਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਪੀ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਪੀਜੋਟਮੀ। वेरी गुड, यदि एपिजियोटमी दिया है तो आपको एपीवी देखना है, वेरी गुड। कोई और इसमें कुछ ऐड करना चाहेगा? सिस्टर अनम्यूट है आप, म्यूट है आप, अनम्यूट करके बोलिए। यूरिन आउटपुट, ओके, कि मतलब यूरिन पास करने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, ठीक है, वेरी गुड, अच्छी बात है। और बताइए हाइजीन के बारे में। हाइजीन के बारे में, अच्छा वो तो काउंसिल करना है, वो हम बाद में करेंगे। हम देखेंगे क्या क्या? यूट्रस साइज तो नहीं बढ़ा? यूट्रस का साइज, वेरी गुड, यानी फंडल हाइट आपको देखनी है जी। हाँ, कई very बार good. क्लॉट्स बढ़ते रहते हैं अंदर, बाहर वेरी पैर गुड, पे ज्यादा नहीं आता, तो Okay, फंडल okay. हाइट से ही पता चलता है। Very ये good. चेक करेंगे कि डिलीवरी के बाद उनका यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन में है क्या नहीं वेरी है। गुड, टोन क्या है, वेरी गुड, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं, या फिर सॉफ्ट तो नहीं है, वेरी गुड, ऑफ तो नहीं है। हाँ। वेरी गुड, ठीक है। तो हम देखते हैं, आप लोग ने ऑलमोस्ट सब कुछ बता दिया। तो वाइटल साइन सबसे पहले हम देखते हैं। तो वाइटल जी। साइन से ऑलमोस्ट हमें सब कुछ क्लियर हो जाता है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर से आपको पता चल जाएगा, यदि ब्लड प्रेशर कम हो रहा है
तो आप समझ जाएंगे कहीं महिला शॉक में तो नहीं जा रही है, उसे ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। यदि ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो उसे प्री एक्लैम्सिया एक्लैम्सिया तो नहीं हो रहा है। टेम्परेचर उसका देखना है, यदि उसका टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है यानी 100.5 डिग्री फ़ारेनहीट से ज्यादा निकल रहा है तो कहीं उसको इन्फेक्शन तो नहीं है, यानी मैटरनल सेप्सिस तो नहीं है उसे। पल्स उसकी ज्यादा हो रही है तो कहीं उसको शॉक कंडीशन में महिला जा तो नहीं रही है। ब्लीडिंग उसका देखना है कि ब्लीडिंग नॉर्मल है कि एक्सेसिव है, ज्यादा तो नहीं हो रही है उसे ब्लीडिंग कि नॉर्मल है। जैसे आपने बताया यूट्राइन का टोन आपको देखना है कि यूट्राइन टोन सॉफ्ट, यूट्रस जो है वो सॉफ्ट है या कॉन्ट्रैक्ट है। नेक्स्ट आपको क्या देखना है, पेलर देखना है, जो कि आपको आंख के नीचे वाले पार्ट में देखना है, कहीं वो पीपीएच में तो नहीं जा रही है। और हम क्या चीजें देखते हैं, और हम देखते हैं एक और चीज है जिसको हम कहते हैं बबल ही। सिस्टर प्लीज आप म्यूट कर लीजिए, आपके यहाँ से साउंड आ रहा है रेडमी से जो है सिस्टर। तो बबल ही हमें देखना है। बबल ही में सबसे पहले है ब्रेस्ट। सिस्टर प्लीज म्यूट कर लीजिए। आप लोग सभी लोग प्लीज म्यूट कर लीजिए, जब मैं क्वेश्चन पूछूं तो प्लीज अनम्यूट करके आंसर करिएगा। ओके, तो नेक्स्ट हमें देखना है मदर का बबल ही। और क्या क्या देखते हैं, तो बबल ही देखना है। बबल ही में जैसे कि ब्रेस्ट में आप क्या देखते हैं, एनगॉर्जमेंट तो नहीं है, यानी आपने देखा होगा जो प्राइमरी मदर्स होती हैं उनको शाई होता है मतलब दूध पिलाने में, तो क्या हो जाता है दूध मिल्क जो है वो पूरा तरह भर जाता है और पेनफुल हो जाता है, ठीक है, ब्रेस्ट पेनफुल हो जाता है। या मास्टाइटिस तो नहीं है, यानी ब्रेस्ट के जो टिश्यू है उसमें कोई इन्फ्लामेशन तो नहीं है, ये आपको देखना है ब्रेस्ट में। यूट्रस देखना है। यूट्रस में जैसे सिस्टर ने बताया कि फंडल हाइट देखनी है, तो फंडल हाइट में क्या अम्बिलिकस से नीचे की तरफ जा रहा है कि उतना या उससे नीचे की ऊपर तो नहीं है, ये आपको देखना है। टोन देखना है, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं, या फिर सॉफ्ट तो नहीं है। सॉफ्ट है तो इसका मतलब पीपीएच हो रहा है, टॉनिक पीपीएच है, यूट्रस में टोन नहीं है। नेक्स्ट आप देखेंगे बी फॉर ब्लैडर। ब्लैडर में आप देखेंगे कि यूरिन पास करने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है महिला को। वॉवल साउंड देखना है आपको। वॉवल में आप देखेंगे कि सॉफ्ट होना चाहिए, उसका जो स्टूल होना वो सॉफ्ट होना चाहिए। अधिकतर हम एपिजियोटमी यदि मदर को देते हैं तो उसका स्टूल सॉफ्ट होना चाहिए, यानी उसको सेमी लिक्विड या लिक्विड फॉर्म में ही उसको खाना खाने के लिए बोलना है आपको। लोचिया देखना है। लोचिया क्या होता है, लोचिया का मतलब जो ब्लड जो निकलता है, यानी पहले जो कलर होता है लोचिया का, जो कलर होता है वो पहले ब्राइट रेड होता है, फिर वो धीरे धीरे पिंक होता है, फिर वो व्हाइटिश होके बंद हो जाता है। आपको देखना है, आपको मदर से बोलना है कि कोई फॉल या कोई बदबूदार डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है, या उसका अमाउंट कितना है, कम हो रहा है कि नहीं, ज्यादा तो नहीं है, या मॉडरेट या बहुत ज्यादा हैवी में तो नहीं है, ऐसा कुछ है तो डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। नेक्स्ट उसको देखना है एपिजियोटमी। यदि आपने एपिजियोटमी दिया है तो पेरिनियम में आपको देखना है रीडा। इसको रीडा बोलते हैं। रीडा का मतलब होता है आर से रेडनेस। कोई रेडनेस तो नहीं है जहां पे आपने एपिजियोटमी दिया है, वहां कोई लालिमा तो नहीं है, रेडनेस तो नहीं है। ई का मतलब होता है एडिमा, कोई सूजन तो नहीं है उस जगह पे। दूसरे ई का मतलब होता है काइमोसिस। काइमोसिस का मतलब कोई डिस्कलरेशन तो नहीं, जैसे बैगनी कलर हो जाता है, नीला कलर हो जाता है, ऐसा कोई कलर डिस्कलरेशन तो नहीं है। कोई डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है, यानी कोई बदबूदार डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा, पानी निकल रहा हो, पस निकल रहा हो तो इन्फेक्शन हो सकता है, तो वो देखना है आपको। अप्रोक्सीमेशन मतलब होता है जहां पे आपने कट किया है तो वो कट वाली जगह जुड़ रही है कि नहीं, ठीक है, वहां पे कोई आपको एबनॉर्मेलिटी तो नहीं दिख रही है। ऐसा कुछ भी आपको दिख रहा है, हेमाटोमा दिख रहा है, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करने के लिए मदर को बोलना है, और जब तक मदर आपके पास है तब तक आपको देखना है। नेक्स्ट है होमन साइन। होमन साइन जो होता है वो डीवीटी में देखते हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस में, ठीक है, तो वो कैसे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। नेक्स्ट ई का मतलब होता है इमोशनल स्टेटस। इमोशनल स्टेटस का मतलब होता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। किसी किसी महिला को क्या होता है, पोस्टपार्टम पीरियड में डिप्रेशन हो जाता है, तो वो डिप्रेशन क्या होता है वो भी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। यस, होमन साइन। तो होमन साइन आपको कैसे देखना है, होमन साइन का आपको देखना है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। पॉजिटिव कैसे देखना है, जो मदर का जो पैर होगा, ठीक है, मैं अपने हाथ पे दिखा रही हूँ, मदर का जो पैर होगा उस पे आपको ये जो पैर का जो तलवा होता है इसको आपको हल्का सा ड्रॉप से फ्लेक्स करना है, यानी आगे की तरफ को फ्लेक्स करके एक बार देखना है।
ये जो पार्ट होता है, जो मसल वाला जो पार्ट होता है, वहां पे आपको देखना है कहीं महिला को कोई पेन तो नहीं हो रहा है, ठीक है। यदि महिला को पेन हो रहा है, जब आप ऐसे करते हैं, जब महिला को पेन हो रहा है, इसका मतलब उसको डीवीटी है, पॉजिटिव है। आपको तुरंत अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। आपने भी देखा होगा नॉर्मल डिलीवरी के बाद हम महिला को चलने फिरने के लिए बोलते हैं, छोटे छोटे एक्सरसाइज करने के लिए बोलते हैं, ठीक है। तो वो इसीलिए करते हैं कि कहीं उसको डीवीटी ना हो जाए, डीप वेन थ्रोम्बोसिस ना हो जाए। तो आपको होमन साइन चेक करना है कि कहीं वो पॉजिटिव तो नहीं है। पॉजिटिव है तो मदर को इन्फॉर्म करना है, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। नेक्स्ट आपको देखना है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। पोस्टपार्टम डिप्रेशन का मतलब होता है, ये अधिकतर प्राइमरी मदर्स में होता है, जिसमें आप देखते होंगे शुरुआत के जो 3 महीने होते हैं, आफ्टर डिलीवरी शुरुआत के जो 3 महीने होते हैं, उसमें महिला अचानक से रोने लगती है। महिला को ये लगता है कि महिला केयर नहीं कर पा रही है, अपने बच्चे को अच्छी तरह से फीड नहीं कर पा रही है, अच्छी तरह से केयर नहीं कर पा रही है, और बहुत ज्यादा रोने लगेगी, सुइसाइड करने का मन करता है, मतलब बहुत अजीब अजीब हरकतें करती हैं। तो ऐसा कोई भी चीज आपको दिख रहा है तो आपको सबसे पहले उसको डायग्नोस करना है, आपको हिस्ट्री देखनी है, सिम्टम्स देखने हैं मदर के, और डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। सबसे बड़ी चीज होती है इसमें काउंसलिंग, मदर को अच्छी तरह से काउंसिल करना है, इमोशनल सपोर्ट उसको देना है। दूसरी चीज, हमेशा उसके साथ कोई ना कोई कंपेनियन उसके साथ रखना है और उसको काउंसलिंग देते रहना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैटरनल सेप्सिस के बारे में। तो कोई मुझे बता सकता है कि मैटरनल सेप्सिस क्या होता है, किसको कहते हैं मैटरनल सेप्सिस? सुमन हॉस्पिटल, प्रीत हॉस्पिटल, पनवार हॉस्पिटल, कोई भी अनम्यूट करके बता सकता है जो आपको पता हो। मैटरनल सेप्सिस होता है जो डिलीवरी के बाद फीवर होना, बॉडी पेन होना, और ओके, वेरी गुड। और सेप्टिक बन जाना, सेप्टिक पस बन जाना, हाँ जी, और स्टिच में पस हो जाना, वेरी मतलब गुड। कोई इन्फेक्शन हो जाना, कोई हाँ जी, इन्फेक्शन हो जाना, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो हम देखते हैं कि मैटरनल सेप्सिस क्या होता है। मैटरनल सेप्सिस का मतलब होता है, इसको हम प्यूपेरियल सेप्सिस भी बोलते हैं, जेनाइटल ट्रैक्ट में इंफेक्शन हो जाना, ठीक है। मैटरनल इंफेक्शन, जेनाइटल ट्रैक्ट में इंफेक्शन हो जाए, कब से मानते हैं? जब उसका रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, यदि उसकी पानी की झिल्ली फटने से लेकर, या लेबर पेन से, लेबर हो गया है, लेबर से स्टार्ट, या रप्चर हो गया है मेम्ब्रेन, तब से लेकर पोस्टपार्टम पीरियड यानी 42 दिन तक या 6 हफ्ते के बीच में कभी भी उसके जेनाइटल ट्रैक्ट में इंफेक्शन हो जाना आपका मैटरनल सेप्सिस कहलाता है। तो क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देंगे? यदि किसी को भी कोई भी इंफेक्शन होता है तो क्या क्या सिम्टम्स उसके बॉडी में दिखाई देते हैं? मैडम जी फीवर होगा जी। वेरी गुड, सबसे पहले फीवर होगा, वेरी गुड। कोई भी इंफेक्शन बॉडी में होता है तो सबसे पहले फीवर होता है, तो यानी फीवर होगा, कितना होगा? 100.5 डिग्री फ़ारेनहीट, या आप सेल्सियस में बोलते हैं तो मोर देन 38 डिग्री सेल्सियस। उसके साथ ही साथ उसका बदबूदार डिस्चार्ज होगा, ठीक है, बदबूदार डिस्चार्ज होगा। उसके एब्डोमिनल पेन, लोअर पार्ट में यानी पेट के निचले भाग में दर्द बताएगी महिला। और क्या होगा? यूट्रस बहुत टेंडर हो जाएगा, ठीक है, मतलब हार्ड कड़क हो जाएगा। यदि आप उसके पेट पे हाथ रखेंगे ना तो हाथ रखने भी नहीं देगी, इतना ज्यादा पेन बताएगी और हार्ड महसूस होगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है? तो ऐसा ये जो कंडीशन होता है, ये पिपेरियल सेप्सिस का जो कंडीशन होता है, ये प्रिवेंटेबल होता है, ये आप प्रिवेंट कर सकते हैं, इजिली आप प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आपको क्या क्या यूज करना है? बिफोर और ड्यूरिंग डिलीवरी, मतलब डिलीवरी से पहले या डिलीवरी के टाइम पे आपको हमेशा याद रखना है इमोशनल सपोर्ट देना है, यानी एक बर्थ कंपेनियन हमेशा मदर के साथ रहेगी, एक बर्थ कंपेनियन होना चाहिए। आपको पार्टोग्राफ यूज करना है, यानी महिला कहीं प्रोलॉन्ग लेबर में तो नहीं जा रही है, ये आपको देखना है। लिमिट वजाइनल एग्जाम, प्लीज म्यूट कर लीजिए सिस्टर, प्लीज म्यूट कर लीजिए। लिमिट वजाइनल एग्जामिनेशन, वजाइनल एग्जामिनेशन को लिमिट, बार बार वजाइनल, प्लीज आप म्यूट कर लीजिए सिस्टर, रेडमी से जो सिस्टर जुड़ी हैं। वजाइनल एग्जामिनेशन बार बार आपको नहीं करना है।
वजाइनल एग्जामिनेशन पीवी बार बार नहीं करनी है, तो आप बता सकते हैं कि पीवी कब कब करनी चाहिए? कोई भी मुझे बता सकता है पीवी कब कब करनी चाहिए? प्रेगनेंसी से पहले। जी सिस्टर, सॉरी मैं सुन नहीं पाई। मैम जो आपने पूछा प्लीज दोबारा। हाँ, मैंने ये पूछा है कि पीवी कब कब करनी चाहिए, कम से कम कितने घंटे का डिफरेंस होना चाहिए? आफ्टर 6 आवर्स मैम, आफ्टर 6 आवर्स, मिनिमम 6 आवर्स का होना चाहिए गैप। ओके, हर 4-4 घंटे में आपको पीवी करना है, ठीक है, हर 4-4 घंटे में आपको पीवी करना है। मगर यदि आपको जरूरत पड़ती है तो बीच में पीवी कर सकते हैं, मगर आपको बीवी बार बार पीवी नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद आपको 6 क्लीन यूज करना है। तो 6 क्लीन हमने पिछले सेशन में ही सीखे थे। कोई भी मुझे अनम्यूट करके बता सकता है कि 6 क्लीन कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं 6 क्लीन जो हमने 3 मदर्स के? क्लीन हैंड्स, वेरी गुड, क्लीन हैंड, क्लीन सरफेस, क्लीन सरफेस, वेरी गुड। क्लीन सॉरी सिस्टर, आप म्यूट हो गए। क्लीन कट जी, क्लीन कट, क्लीन कट, वेरी गुड। क्लीन शीट टॉवल्स, क्लीन टॉवल, वेरी गुड। क्लीन क्लम्प, कॉर्ड क्लम्प, क्लीन कॉट क्लैम्प, वेरी गुड। तो 3 मदर के लिए होता है और 3 बेबी के लिए होता है। यानी मदर के लिए क्लीन हैंड होना चाहिए, जो प्रोवाइडर होगा उसका क्लीन हैंड होना चाहिए, दूसरा सरफेस क्लीन होना चाहिए, और तीसरा पेरिनियम क्लीन होना चाहिए। और बेबी के लिए हम क्या क्या मानते हैं? क्लीन टॉवल होना चाहिए, क्लीन सीजर होना चाहिए, यानी स्टेराइल सीजर ही आपको यूज करना है, और तीसरा थर्ड क्या करना है आपको? कॉट क्लैम्प जो आप यूज करेंगे वो आपका स्टेराइल होना चाहिए। आपको हैंड वॉशिंग करने के बाद ही आपको डिलीवरी कंडक्ट करनी है। जितने भी आप ग्लव्स या इंस्ट्रूमेंट, जो भी इक्विपमेंट आप यूज करते हैं वो आपका स्टेराइल होना चाहिए, और डिलीवरी ट्रेन्ड पर्सन ही यानी स्किल्ड पर्सन ही डिलीवरी को कंडक्ट करेगा। तो ये थे आपके बिफोर या ड्यूरिंग डिलीवरी का। आफ्टर डिलीवरी हम क्या करते हैं? मेंटेन पेरिनियल हाइजीन। पेरिनियल हाइजीन पे मेंटेन करने के लिए काउंसिल करना है, मदर को बताना है आपको। उसके बाद क्लीन सैनिटरी पैड ही यूज करने के लिए मदर को आपको बताना है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एग्जामिन बेबी का क्या क्या हम एग्जामिन करते हैं। तो बेबी का हम क्या क्या एग्जामिन करेंगे 4th स्टेज लेबर में? आपने अभी तक हमने सीखा कि मदर का हम क्या क्या एग्जामिन करेंगे, अब बेबी का क्या क्या एग्जामिन करेंगे? मैम बच्चे के वाइटल्स चेक करेंगे, बच्चा नीला तो नहीं हो रहा है, हाथ पैर चेक करने हैं, बच्चे ने 24 घंटे में मेकोनिया मतलब पोटी की है या नहीं की है, पेशाब किया है नहीं किया है। और मैम बच्चे को मैम डिलीवरी होने के तुरंत बाद बच्चे को फीड कराना चाहिए, और बच्चे को 24 घंटे के से पहले माँ से अलग नहीं करना चाहिए अगर बच्चा सही है तो। वेरी गुड। और मैम जन्म के बाद अक्सर 24 घंटे बाद 48 घंटे बाद पीलिया होने की संभावना रहती है, इसकी जांच करनी चाहिए। वेरी गुड ब्रदर। तो ऑलमोस्ट सारा यस। और मैम एक बच्चे जब बेबी होता है तो उसको आमतौर पर 24 घंटे में खून से संबंधित कुछ दुर्बल विकार हो सकते हैं, तो विटामिन ए का इंजेक्शन देना चाहिए। वेरी गुड ब्रदर। तो हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट सारा ब्रदर ने क्लियर कर दिया है। तो हम देखते हैं कि एग्जामिन ऑफ बेबी में आपको क्या क्या देखना है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि बेबी जैसे ही पैदा हुआ बेबी रोने लगा कि नहीं लगा। दूसरा हमें देखना है बेबी का टेम्परेचर नॉर्मल है कि नहीं, बेबी हाइपोथर्मिया में तो नहीं जा रहा है। तीसरा हमें देखना है बेबी को सांस लेने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, बेबी के दोनों चेस्ट राइज हो रहे हैं कि नहीं, ऊपर उठ रहे हैं कि नहीं। नेक्स्ट आपको देखना है बेबी सकिंग करने में बेबी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बेबी अच्छी तरह से फीड कर पा रहा है कि नहीं। बेबी का स्किन का कलर कैसा है वो आपको देखना है, पिंक कलर है कि नहीं। बेबी को बेबी के अम्बिलिकस में कोई पस का फॉर्मेशन या कोई रेडनेस तो नहीं है, ये आपको देखना है। कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है बेबी को, या बेबी का जो चेस्ट है वो अंदर की तरफ धसा हुआ तो नहीं है, या कोई ग्रंटिंग साउंड तो नहीं सुनाई दे रहा है। ये सारी चीजें आपको चेक करनी है। साथ ही साथ हम और क्या क्या देखेंगे? कंजेनाइटल एनोमली आपको देखना है कि कोई जन्मजात विकृति तो नहीं है, जैसे कि क्लफ फुट तो नहीं है, पैर उसके टेढ़े तो नहीं है, या क्लेफ्ट लिप या पैलेट तो नहीं है, या स्पाइना बाइफिडा तो नहीं है, उसकी आंखों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो मतलब ओवरऑल उसके शरीर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या लेटरिंग वाली जगह बनी है कि नहीं। तो सारा उसका कंजेनाइटल एनोमली यानी उसकी जन्मजात विकृति भी आपको देखना है।
साथ ही साथ आपको क्या क्या टिप्स देने हैं, टिप्स फॉर प्रिवेंटिव इन्फेक्शन इन न्यूबॉर्न, क्या क्या टिप्स हैं। तो सबसे पहले यदि मैटरनल इन्फेक्शन है, आपको लग रहा है कि मदर को इन्फेक्शन है, तो आपको एंटीबायोटिक प्रोवाइड करना है। पार्टोग्राफ का यूज करना है, डिलीवरी से पहले पार्टोग्राफ का यूज करना है। तो ऑलमोस्ट पार्टोग्राफ आप लोग को सबको समझ में आ गया होगा, मगर किसी ने भर के फिल करके नहीं भेजा अभी तक। नेक्स्ट, आपको पीवी बार बार नहीं करनी है, हर 4-4 घंटे में ही आपको पीवी करनी है। यदि आपको लग रहा है कि पीवी आपको एक बार देख लेना चाहिए, या फिर आपके डॉक्टर बोल रहे हैं पीवी करने के लिए, तो आप कर सकते हैं। मगर यदि आपको नहीं लग रहा है, कोई नीड नहीं है, तो आपको हर 4-4 घंटे में ही पीवी करनी है, क्योंकि इन्फेक्शन जाता है इससे। नेक्स्ट, 6 क्लीन का आपको यूज करते हुए डिलीवरी कंडक्ट करनी है। कॉर्ड को ड्राई रखना है, सूखा रखना है, साफ रखना है। आपको बेबी को बार बार सक्शन नहीं करना है। सक्शन यदि जरूरत है, बच्चे को करने की जरूरत है, तो ही सक्शन करना है, अदरवाइज हर न्यूबॉर्न को जरूरत नहीं होती है सक्शन करने की। हैंड हाइजीन आपको मेंटेन रखना है, यानी जब भी बच्चे को आप छुएंगे उससे पहले आपको हाथों को अच्छी तरह से धोना है। आपको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, यानी ब्रेस्ट फीडिंग ही देना, सिर्फ माँ का ही दूध देना है, आपको ऊपर का कुछ भी दूध ना पिलाएं, ये आपको मदर को एक बार बताना है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एंटीबायोटिक्स कौन कौन से देने हैं। ये तो आपके हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग ही चलेगा, हमें कब कब एंटीबायोटिक्स देना है इसके बारे में हम एक बार बात कर लेते हैं। तो यदि कोई क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स न्यूबॉर्न्स में दिखाई दे रहे हैं, सेप्सिस का कोई भी सिम्टम्स, ये हम आगे की स्लाइड में देखेंगे कौन कौन से सिम्टम्स दिखाई देते हैं बच्चे में, या मदर को इन्फेक्शन था, यानी यूट्राइन इंट्रापार्टम पीरियड से लेकर 3 दिन तक मदर को कोई इन्फेक्शन था, तो ऐसे कंडीशन में आपको बच्चे को एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करना है। तो थेराप्यूटिक है, यानी बच्चे को सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो आपको देना है। प्रोफिलैक्टिक का मतलब होता है एसिम्प्टोमेटिक न्यूबॉर्न्स, यानी किसी किसी बच्चे में सिम्टम्स दिखाई नहीं देते हैं, मगर माँ को सिम्टम्स थे, माँ को इन्फेक्शन था, जब बच्चा पेट में था तब माँ को इन्फेक्शन था, तो ऐसे कंडीशन में, या सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, ऐसे कंडीशन में आपको बच्चे को एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करना ही करना है। तो एयरली ऑनसेट, यानी विद इन 72 घंटे के अंदर यदि आपको बच्चे में कोई भी इन्फेक्शन दिखाई दे रहा है, तो उसका सोर्स है इन्फेक्शन जेनाइटल ट्रैक्ट से हुआ है या डिलीवरी एरिया से फैला है, ठीक है। यदि लेट ऑनसेट में है, यानी आफ्टर 72 घंटे के बाद यदि बच्चे को सेप्सिस के कोई भी सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब है सोर्स क्या है, इन्फेक्शन का सोर्स है हॉस्पिटल या कम्युनिटी, इन दोनों जगह से ही बच्चे को इन्फेक्शन फैला है। नेक्स्ट हम देखते हैं एसिम्प्टोमेटिक न्यूबॉर्न्स है, तो आपको क्या क्या सिम्टम्स मदर में देखने चाहिए और उससे आपको एंटीबायोटिक प्रोवाइड करना है। तो सबसे पहला है, यदि मदर को कोई भी डिस्चार्ज, बदबूदार डिस्चार्ज हो रहा हो, या मदर को फीवर, फ़ारेनहीट में यदि आप देखते हैं तो 100.5 डिग्री फ़ारेनहीट से ज्यादा हो उसका फीवर, या आप सेल्सियस में देखते हैं तो मोर देन 38 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा यदि उसका फीवर है मदर को, जब बच्चा पेट में था तब से लेकर 3 दिन तक मदर को फीवर था, या बच्चा 35 वीक से पहले, यानी प्रीटर्म बच्चा पैदा हो रहा है, 35 वीक से कम का बच्चा पैदा हो रहा है, या मदर का रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, उसकी जो पानी की झिल्ली है 18 घंटे से भी ज्यादा, डिलीवरी से, लेबर से 18 घंटे से भी ज्यादा का टाइम हो चुका है उसके फटे हुए, तो ऐसे कंडीशन में आपको बच्चे को एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करना है। यानी मुझे पिछले हफ्ते किसी ने पूछा था कि फैसिलिटी FBNC क्या होता है। FBNC का मतलब होता है फैसिलिटी बेस्ड न्यूबॉर्न केयर, यानी NICU को ही हम बोलते हैं फैसिलिटी बेस्ड न्यूबॉर्न केयर। यदि आपके हॉस्पिटल में NICU है तो आपको NICU में तुरंत बच्चे को शिफ्ट करना है और वहां पे शिफ्ट करके एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देना है, यानी फर्दर जो भी मैनेजमेंट होगा उसका स्टार्ट कर देना है। यदि आपके हॉस्पिटल में NICU नहीं है तो बच्चे का ब्लड कल्चर लेना है। ब्लड कल्चर लेने के बाद आपको एंटीबायोटिक स्टार्ट करने के बाद आपको NICU जिस हॉस्पिटल में है वहां पे बच्चे को रेफर कर देना है। यदि आपके हॉस्पिटल में लेबोरेटरी भी नहीं है, यानी ब्लड कल्चर नहीं हो सकता है, तो आपको बच्चे को डायरेक्ट एंटीबायोटिक स्टार्ट करते हुए बच्चे को FNBC वहां पे आपको शिफ्ट कर देना है, यानी NICU वाले हॉस्पिटल में आपको बच्चे को शिफ्ट कर देना है। नेक्स्ट आपको देखना है कि न्यूबॉर्न्स में सिम्टम्स कौन कौन से, ये मैंने बताया था कि एसिम्प्टोमेटिक न्यूबॉर्न्स, यानी जिस बच्चे में सिम्टम्स नहीं होते हैं मगर मदर को सिम्टम्स थे, ये मदर को सिम्टम्स थे, तो ऐसे बच्चों के साथ आपको क्या करना है,
यदि बच्चे को सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तब आपको क्या करना है। तो कौन कौन से सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे कि जो ब्रीथिंग रेट होती है बच्चे का, जो सांस लेने की जो वो है, वो उसमें आपको देखना है कि यदि 60 से ज्यादा उसका रेस्पिरेशन रेट जो है वो 60 से ज्यादा 60 से ऊपर है या 30 से कम हो रहा है, या बच्चे का जो चेस्ट है वो अंदर की तरफ धस रहा है, ड्राइंग हो रहा है, या ग्रंटिंग कोई भी साउंड सुनाई दे रहा है, बच्चे को फिट्स आ रहे हैं, बच्चा आपको बहुत ज्यादा बीमार सा दिखाई दे रहा है, बच्चे ने दूध पीना बंद कर दिया है, बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है, एक्सेसिव क्राइंग हो रही है बच्चे के साथ, बच्चे को फीवर है या बच्चे को ठंड लग रही है, हाइपोथर्मिया भी हो या फीवर भी हो बच्चे को, या उसके अम्बिलिकल कॉर्ड में कोई भी रेडनेस हो या फिर वहां से कोई पस ड्रेन हो रहा हो, तो ऐसे कंडीशन में ये इन्फेक्शन के सिम्टम्स हैं। तो ऐसे कंडीशन में भी आपको वही करना है, सबसे पहले बच्चे को एनआईसीयू में बच्चे को शिफ्ट करना है। यदि आपके हॉस्पिटल में एनआईसीयू है तो वहां पे एंटीबायोटिक देते हुए बच्चे को शिफ्ट करना है। यदि आपके हॉस्पिटल में एनआईसीयू नहीं है तो आपको लेबोरेटरी में उसका ब्लड कल्चर कराना है, ब्लड टेस्ट कराना है, फिर बच्चे को एंटीबायोटिक देते हुए बच्चे को जहां पे एनआईसीयू है वहां पे बच्चे को शिफ्ट करना है। यदि आपके हॉस्पिटल में लेबोरेटरी भी नहीं है तब आपको क्या करना है, आपको डायरेक्ट एंटीबायोटिक देते हुए बच्चे को दूसरे हॉस्पिटल में रेफर कर देना है। तो हम सपोर्टिव केयर क्या क्या देते हैं। सपोर्टिव केयर में सबसे पहले है वार्मथ प्रोवाइड करना है, बच्चे को गर्म रखना है, बच्चे को रूम इन करना है या बेड इन करना है, यानी माँ के पास ही रखना है, स्किन टू स्किन कांटेक्ट में ही बच्चे को रखना है। यदि बच्चा बहुत ज्यादा बीमार है तो आईवी लाइन स्टार्ट कर देना है बेबी को। विटामिन के, जैसे कि ब्रदर ने बोला, विटामिन के आपको प्रोवाइड करना है। विटामिन के कितना देते हैं, कोई मुझे बता सकता है कि विटामिन के कितना देते हैं हम लोग? 0.5 ml। ओके, कोई और ऐड करना चाहेगा? 1 mg। 1 mg, वेरी गुड। हमें ml में नहीं बोलना है ब्रदर, क्योंकि एक्चुअली कहीं कहीं वो 1 mg जो होता है वो 0.5 ml में भी आता है, कहीं कहीं वो 1 ml में भी आता है। तो आपको जब आप बोलते हैं तो आपको बोलना है कि विटामिन K1 कितना देते हैं, तो 1 mg देते हैं, ml में नहीं बोलते हैं, 1 mg में देते हैं। वेरी गुड, 1 mg में देते हैं। तो कितने किलो वाले बच्चे को हम 1 mg देते हैं और कितने किलो वाले बच्चे को वेट के अकॉर्डिंग देते हैं? तो कैसे देते हैं आप वेट के अकॉर्डिंग? 1 किलो से ऊपर बच्चे को 1 mg देते हैं, और 1 किलो से अगर बच्चा कम है तो उसको 0.5 mg। 0.5 mg, यानी 1000 ग्राम से ज्यादा बच्चा है, बच्चे का वेट है, तो आपको 1 mg देना है। 1000 ग्राम से कम बेबी का वेट है तो आपको 0.5 mg देना है। वेरी गुड। यदि बच्चे सांस लेने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप बैग एंड मास्क वेंटिलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। उससे पहले आपको फिजिकल स्टिमुलेशन करके देखना है, पहले बच्चे को स्टिमुलेट करके देखना है। बच्चा यदि सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, बच्चा रोने लगे, तो बैग एंड मास्क की जरूरत नहीं है, मगर उसके बाद भी आपके स्टिमुलेट करने के बाद भी बेबी नहीं रोता है तो आपको बैग एंड मास्क वेंटिलेशन स्टार्ट कर देना है। यदि बच्चा बहुत ज्यादा बीमार है तो आपको मुंह से कोई भी फीड नहीं करना है, आपको आईवी लाइन स्टार्ट करना है या ओजी या एनजी ट्यूब तुरंत डाल देना है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पोस्टनेटल काउंसलिंग क्या करते हैं। ये अभी तक हमने जो देखा था वो 4th स्टेज लेबर देखा था। प्लीज आप लोग म्यूट कर लीजिए, प्लीज म्यूट कर लीजिए। तो पोस्टनेटल काउंसलिंग में आपको देखना है कि पोस्टनेटल काउंसलिंग में क्या क्या करते हैं। तो उसमें सबसे पहले आपको वो बताना है कि डाइट के बारे में। प्लीज सिस्टम म्यूट कर लीजिए आप लोग। सबसे पहले हम डाइट के बारे में बताएंगे, हाइजीन के बारे में मदर को काउंसिल करेंगे, कोलेस्ट्रॉल के बारे में बताएंगे। यानी कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कोई मुझे बता सकता है कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? जो सबसे पहले मदर का, जो सबसे पहला मदर का, वेरी गुड, जो पहला जो येलो कलर का जो मिल्क होता है, यानी फर्स्ट मिल्क को हम कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चे के लिए, और बच्चे की सेहत के लिए सबसे अच्छी चीज होती है। तो मदर को ये आपको बताना है कि कोलेस्ट्रॉल के क्या फायदे हैं। ये मतलब एक तरफ से वैक्सीन का एक काम करता है बच्चे के लिए, इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है। तो कोलेस्ट्रॉल को देना जरूरी है, उसको फेंकना नहीं है। डेंजर साइन के बारे में आपको बताना है
है कि मदर और बेबी में कौन कौन से डेंजर साइन होते हैं, तो इसके बारे में हम आगे वाली स्लाइड में आपसे डिस्कस करेंगे। मेडिकेशन के बारे में बताना है कि आयरन और कैल्शियम की टैबलेट्स उसको लेना ही लेना है, साथ में एडिक्वेट रेस्ट करना है, पोस्टनेटल एक्सरसाइजेस करने हैं, फॉलोअप के लिए कब आना है, यदि उसने कोई भी फैमिली प्लानिंग करवाया है यानी PPICD लगवाया हो या IUCD लगवाया हो तो उसको फॉलोअप के लिए कब आना है, कॉन्ट्रासेप्शन कौन सा भी यूज करिए, यानी कोई से भी यदि ये फैमिली प्लानिंग कुछ भी आप कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस या कुछ भी यूज कर रहे हो तो उसके बारे में उसको बताना है। इम्यूनाइजेशन के बारे में बताना है कि बेबी को कब कब वैक्सीन लगनी है और कब कब उसको हॉस्पिटल में बेबी को लेकर विजिट पे आना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूट्रिशन के बारे में, यानी मदर के न्यूट्रिशन। सबसे पहले डाइट के बारे में, तो आपने देखा होगा कि जो तिरंगा होता है हमारा जो झंडा होता है, झंडे में कितने रंग होते हैं? हमारे तिरंगे में तीन कलर होते हैं। 3 कलर का होता है। कौन कौन से कलर होते हैं? केसरी, केसरिया, व्हाइट, ग्रीन। वेरी गुड। यानी ऑरेंज होता है, व्हाइट होता है और ग्रीन कलर होता है। केसरिया, व्हाइट एंड ग्रीन कलर होता है। तो आपको मदर को बताना है कि ये तीनों कलर के फूड खाने हैं, तीनों कलर के जो रंग के जो आहार होते हैं वो अपने खाने में शामिल करने हैं। जैसे कि केसरिया में कौन कौन से रंग के कलर फूड आते हैं, कौन कौन से फ्रूट्स या कौन कौन से वेजिटेबल्स आते हैं? पीले रंग के या नारंगी रंग के? ऑरेंज, वेरी गुड। हाँ, बनाना, बनाना, पपाया, पपाया, ओके, ठीक है। तो जितने भी अपने पीले रंग के हैं, जितने भी केसरिया रंग के हैं, जैसे आम है अपना पीले रंग का होता है, कद्दू है, मतलब जितने भी पीले रंग के हैं, पपीता है या केला है, जितने भी पीले रंग के या नारंगी रंग के फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हैं वो उसको अपने खाने में शामिल करना है। सफेद रंग में जितने भी दूध से बनी हुई चीजें हैं, डेयरी की जितनी भी चीजें होती हैं, दूध से बनी हुई चीजें होती हैं। प्लीज म्यूट कर लीजिए अलका जी। जितनी भी सफेद रंग की जितनी भी चीजें होती है, जैसे कि दूध से बनी हुई जितनी भी चीजें होती हैं, उसे अपने खाने में शामिल करना है। और हरे रंग की जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं, यानी ग्रीनी लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, पत्तेदार सब्जियां होती हैं ग्रीन कलर की, वो सारी चीजें और सारे अनाज क्या है उसको अपने खाने में शामिल करना है। साथ ही साथ जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, जो मीट मछली खाते हैं, उनको वो भी यूज करना है। और गुड़ के बने हुए लड्डू खाने हैं। गुड़ के बने हुए गुड़ जो होता है वो खून बढ़ाने का सबसे अच्छा सोर्स होता है, तो आपको जगरी यूज करना है, यानी मदर को बताना है कि गुड़ के बने हुए लड्डू लेने हैं। साथ ही साथ आप पिंड खजूर खा सकते हैं क्या? क्या? पिंड खजूर? पिंड खजूर क्या होता है ब्रदर? मैम सॉरी, पिंड खजूर होते हैं ना? क्या रहता है? ब्रदर मैं कंफर्म करके आपको बताऊंगी पिंड खजूर क्या होता है। डेट्स सॉरी मैं सुन नहीं पाई। डेट्स कह रहे हैं मैम, डेट्स। हाँ, डेट्स भी। अब ग्रीन जितने भी मतलब हम इसमें ये बोलते हैं कि मेडिकल टर्म में कि जितनी भी चीजें कुछ चीजें पे कुछ चीजें होती हैं कि जैसे कि नहीं खाई जाती हैं, इससे ये हो जाता है, इससे वो हो जाता है, ये सब अंधविश्वास है। डेट्स भी ले सकते हैं ब्रदर, डेट्स भी ले सकते हैं, पिंड खजूर जो आपने बोला है। साथ ही साथ हमें सप्लीमेंटेशन के लिए जो भी मेडिसिन है, यानी आयरन और फॉलिक एसिड के जितने भी टैबलेट्स हैं, वो आपको 3 महीने तक लेना है आफ्टर डिलीवरी। ठीक है, बिफोर डिलीवरी तो लेना ही लेना है, आफ्टर डिलीवरी भी आपको आयरन एंड फॉलिक एसिड के टैबलेट्स लेने हैं। साथ ही साथ कैल्शियम के टैबलेट्स लेने हैं, जो कि आपको 6 मंथ तक लेना है आफ्टर डिलीवरी। ठीक है, मगर एक चीज हमेशा याद रखना है, मदर को बताना है कि आयरन और फॉलिक एसिड के टैबलेट्स और कैल्शियम के टैबलेट्स साथ में नहीं लेना है। ठीक है, नेक्स्ट हम हाइजीन के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या हाइजीन मदर और बेबी को केयर करना है, हाइजीन पे कैसे उनको काउंसिल करना है। तो सबसे पहले मदर के लिए बोलना है कि मदर को अपने हाथ हमेशा साफ रखने हैं। मदर को हमेशा अपने हाथों को साफ रखना है, यानी बेबी को जब भी वो छुएगी अपने हाथों को क्लीन करना है। अपने पेरिनियम एरिया को क्लीन करना है, स्टूल पास करने के बाद भी और यूरिन पास करने के बाद भी पेरिनियल एरिया को क्लीन करना है।
पेरिनियल पैड्स जो भी यूज करती है वो सैनिटरी पैड्स यूज करती है, हर 4 से 6 घंटे के बाद उसको वो चेंज करना है, या फिर वो गंदा हुआ हो या नहीं हुआ हो तब भी उसको कम से कम 4 से 6 घंटे के बाद उसको अपने सैनिटरी पैड्स को चेंज करना है। उसको अपना बॉडी क्लीन करना है, डेली उसको नहाने के लिए उसको बताना है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन में उसको बताना है कि उसको सैनिटरी पैड का यूज करना है, जो डिस्पोजेबल सैनिटरी पैड्स होते हैं उसका यूज करना है। यदि वो डिस्पोज सैनिटरी पैड्स यूज नहीं कर पाती है, यदि वो रीयूजेबल पैड्स यूज करना चाहती है तो उसको बताना है कि वो उसको अच्छी तरह से वॉश करना है, धूप में सुखाना है, उसके बाद ही वो उसको रीयूज कर सकती है। बेबी के लिए हम क्या क्या बताते हैं, बेबी का जो फेस होता है, बेबी का जो नेक होता है, अंडर आर्म्स होते हैं, उसको हमेशा साफ रखना है। बेबी का बटक्स हमेशा क्लीन रखना है और सूखा रखना है। बेबी को गर्म रूम में ही रखना है, माँ के पास ही रखना है। नेक्स्ट आपको बेबी को बताना है कि बेबी को यदि आप नहलाते हैं तो उसको गर्म पानी से नहलाना है और बेबी को तुरंत सूखे कपड़े में लपेट लेना है। कॉर्ड केयर में बस आपको इतना बोलना है कि सूखा रखना है, साफ रखना है। कॉर्ड के एरिया को साबुन और पानी से अच्छी तरह से क्लीन करना है, साफ रखना है, और कपड़े से, जो भी कपड़ा उसका पहना रहेगा उस कपड़े से उसको ढक के रखना है ताकि कोई भी इन्फेक्शन ना हो। यदि अम्बिलिकल कॉर्ड में, यदि उसके अम्बिलिकस में कोई भी रेडनेस दिख रहा है या कोई भी पस फॉर्मेशन हो रहा है तो उस मदर से बोलना है कि वो बच्चे को लेकर तुरंत अपने हॉस्पिटल में आ जाए। डेंजर साइन के बारे में मदर को बताना है कि मदर जब घर चली जाती है, डिस्चार्ज के बाद आपके हॉस्पिटल से जब चली जाती है। यस प्रीत, हॉस्पिटल कुछ पूछना चाह रहा है? हेलो प्रीत हॉस्पिटल। ओके, तो डेंजर साइन के बारे में हमें बताना है कि यदि जब मदर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाती है तब उसको देखना है कि यदि मदर को फीवर आ रहा हो या मदर को कोई बदबूदार डिस्चार्ज हो रहा हो, फिट्स आ रहे हो, उसको झटके आ रहे हो, उसको सिवियर हेडेक हो रहा हो, सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा हो, या उसको ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई हो, ऐसा कुछ भी कंडीशन उसको दिखाई दे रहा है तो उसको तुरंत डॉक्टर से मिलने हॉस्पिटल आना है। साथ ही साथ यदि उसने, महिला ने PPIUCD लिया हो, PPIUCD क्या होता है, कोई मुझे बता सकता है? PPIUCD किसी के हॉस्पिटल में लगता है PPIUCD? नो। ओके, PPIUCD जो होता है वो पोस्टपार्टम इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होता है, ठीक है, जिसको आप IUCD भी बोलते हैं। कॉपर-टी तो सुना होगा आप लोग ने? यस जी मैम। मैम। यस, हाँ, ये कॉपर-टी ही होता है, मगर इसको पोस्टपार्टम इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यानी PPIUCD इसलिए बोलते हैं। यदि आफ्टर डिलीवरी के बाद 10 मिनट के अंदर, 10 मिनट के बाद से लेकर 48 घंटे तक, 48 आवर्स के अंदर यदि महिला को ये लगता है, ये डिवाइस लगता है यानी कॉपर-टी लगता है, तो इस प्रोसीजर को हम PPIUCD बोलते हैं, पोस्टपार्टम इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, ठीक है। ये वही चीज होती है, चीज वही होती है कॉपर-टी। इसको मगर लगाने का टाइम पीरियड में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। यदि आफ्टर डिलीवरी के बाद लगता है तो इसको आप PPIUCD बोलते हैं। यदि महिला को 1.5 महीने के बाद लगता है यानी पोस्टपार्टम पीरियड के बाद, यानी 42 दिन के बाद, या 6 हफ्ते जिसको आप बोलते हैं, 6 हफ्ते या 1.5 महीने के बाद यदि महिला को आप अपने हॉस्पिटल में बुलाते हैं, उसके बाद लगाते हैं, तो उसको हम IUCD बोलते हैं, यानी कॉपर-टी लग रहा है IUCD, यानी उसमें से ये PP हट जाएगा, पोस्टपार्टम हट जाएगा, क्योंकि पोस्टपार्टम टाइम खत्म हो चुका है, तो PP हट जाएगा, उसको हम बोलते हैं IUCD यानी इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। किसी को कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, तो यदि महिला को PPIUCD लगा है तो आप महिला को बताना है आपको कि उसको यदि कोई हैवी वजाइनल ब्लीडिंग हो रही हो, या इर्रेगुलर ब्लीडिंग हो रही हो, या उसके पेट के निचले भाग में एब्डोमिनल पेन हो रहा हो, उसको फीवर हो रहा हो, या कोई बदबूदार डिस्चार्ज हो रहा हो, उसको डिस्कम्फर्ट सा फील हो रहा हो, या एक्सपल हो गया हो यानी वो निकल गया हो, अपने आप निकल गया हो, तो ऐसा कोई भी कंडीशन उसको दिखाई दे रहा है तो उसको तुरंत फॉलो अप के लिए आना है, यानी डॉक्टर से मिलना है।
बेबी का हम क्या क्या बताते हैं, तो बेबी के लिए हम बताते हैं कि बच्चे को यदि फीवर लग रहा हो या फिर बच्चा बहुत ठंडा पड़ रहा हो या बहुत ज्यादा गर्म लग रहा हो या बच्चा वॉमिटिंग कर रहा हो, यानी बच्चे को जब भी दूध पी रहा है पूरा वॉमिट कर दे रहा है बच्चा, या बच्चे को दस्त हो गए हो यानी डायरिया हो गया हो, या बच्चे के अम्बिलिकस में यदि पस का फॉर्मेशन हो गया हो, रेडनेस हो रहा हो, या उसके शरीर में कोई चित्तियां पड़ गई हो, रेड कलर की चित्तियां पड़ गई हो, ऐसा कुछ भी उसको दिख रहा है तो क्या करना है, बच्चे को लेकर तुरंत डॉक्टर से मिलने आना है। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया कि 4th स्टेज लेबर से लेकर हम जब तक मदर को डिस्चार्ज कर देते हैं, मदर को डिस्चार्ज करने से पहले जो काउंसलिंग करते हैं वहां तक क्या क्या करते हैं, उसमें किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए। ये सब आपको पता है, बस एक बार रीड हो रहा है क्योंकि ये सब आप लोग करते भी हैं अपने हॉस्पिटल में और आप लोग देखते भी हैं कि डेंजर साइन क्या होते हैं, ये सब आपको पता है, बस हम लोग एक बार बता रहे हैं आपको कि आपको एक बार समझ में आ जाए कि आपको ये करना भी है अपने हॉस्पिटल में। किसी को कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं फैमिली प्लानिंग। ठीक है, तो फैमिली प्लानिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, फैमिली प्लानिंग की काउंसलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? तो सबसे पहले आपको बताना है कि मदर के लिए, बेबी के लिए और नेशन के लिए यानी समाज के लिए, इन तीनों के लिए ये बहुत जरूरी है फैमिली प्लानिंग। मदर के लिए, जो मदर प्रेग्नेंट डिलीवरी हुई है उस मदर के लिए भी, उसकी बेबी के लिए भी और समाज के लिए, ये तीनों के लिए बहुत जरूरी है। साथ ही साथ ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि रिटर्न कब होती है, उसकी फर्टिलिटी रिटर्न कब होगी, तो ये भी आपको जानना जरूरी है। यदि ब्रेस्ट फीडिंग बिल्कुल नहीं करा रही है तब कब रिटर्न होगी, यदि ब्रेस्ट फीडिंग के साथ टॉप फीडिंग करा रही है तब कब रिटर्न होगी, या फिर मदर जब पूरा एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है यानी 6 महीने तक पूरा मदर अपना ही दूध पिला रही है बच्चे को, दिन में भी और रात में भी, तब मदर कब रिटर्न टू फर्टिलिटी उसकी होती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये है सबसे पहला ये चार्ट, इस चार्ट के थ्रू आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि रिटर्न ऑफ फर्टिलिटी कब होती है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि एक मदर जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद से, जब उसका जो मेंसेस आने से पहले भी मदर प्रेग्नेंट हो सकती है। ठीक है, डिलीवरी हो गई है मगर उसके मेंसेस आने से पहले भी मदर डिलीवरी हो सकती है, मदर प्रेग्नेंट हो सकती है। वो कैसे हो सकती है? यदि मदर सिर्फ अपना ही दूध पिला रही है, सिर्फ अपना ही दूध पिला रही है 6 महीने तक, यानी दिन में भी और रात में भी, टॉप फीडिंग कुछ नहीं करा रही है, तो वो 6 महीने के बाद फिर से प्रेग्नेंट हो सकती है। ठीक है, यदि मदर दोनों दूध पिला रही है यानी अपना भी पिला रही है साथ में टॉप फीडिंग भी उसकी चल रही है, तो ऐसे कंडीशन में मदर 6 हफ्ते के बाद यानी 1.5 महीने के बाद फिर से कंसीव कर सकती है। ठीक है, यदि मदर सिर्फ ऊपर का ही दूध पिला रही है, अपना दूध नहीं पिला रही है, सिर्फ ऊपर का ही दूध पिला रही है, तो ऐसे कंडीशन में मदर 4 हफ्ते के बाद यानी 1 महीने के बाद फिर से प्रेग्नेंट हो सकती है। यदि मदर का एबॉर्शन हुआ है, एबॉर्शन के बाद 11 दिन के बाद मदर फिर से कंसीव कर सकती है। तो ये रिटर्न ऑफ फर्टिलिटी है जो कि आपको हेल्प करेगा कि मदर को बताने में कि वो कब से फिर से उसको फर्टिलिटी कब उसकी वापस आ सकती है। तो ये मेथड्स हैं, कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड्स हैं, तो हम देखते हैं कि कौन कौन से मेथड्स हैं। तो इमीडिएट है और एक 6 वीक के बाद है, यानी 1.5 महीने के बाद आप कौन कौन सा उसको बता सकते हैं। तो इमीडिएट क्या होता है, यानी डिलीवरी हो गई है तो उसके बाद आप कौन कौन से फैमिली मेथड्स आप बता सकते हैं। तो उसमें ये है, सबसे पहले PPICD जो मैंने अभी आपको बताया था, इसमें कॉपर टी ही लगाते हैं, मगर पोस्ट पार्टम पीरियड में यानी विद इन आफ्टर डिलीवरी के 10 मिनट से बाद से लेकर 48 घंटे के अंदर लगती है ये, तो इसको हम बोलते हैं PPICD। ट्यूबेक्टमी हो सकती है आफ्टर डिलीवरी, या सिजेरियन हुआ हो तो ट्यूबेक्टमी हो सकती है, वेसेक्टमी हो सकती है, वेसेक्टमी भी इमीडिएट हो सकती है, कभी भी हो सकती है। नेक्स्ट है लैम विधि। कोई भी मुझे बता सकता है कि लैम विधि क्या होता है, किसको बोलते हैं लैम विधि? किसी को भी पता हो लैम विधि? सॉरी आप लोग, मेरी आवाज सबको क्लियर है ना? मैडम जी दोबारा पूछिए। मैंने पूछा है लैम विधि किसे कहते हैं, LAM, लैम विधि।
क्या होता है लैम? कभी सुना है आप लोग ने? नहीं सुना हो तो नो प्रॉब्लम, नहीं सुना तो नहीं, यदि सुना है हाँ सुनो मैम, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। वेरी गुड, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, सॉरी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड नहीं पूछा मैंने, एलएमपी नहीं पूछा, लैम विधि पूछा है जी लैम विधि पूछा है, नो कि एलएमपी। ठीक है, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। तरह की तरह होती है जो स्किन के अंदर लगाई जाती है। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोगों ने ट्राई किया, बहुत अच्छा किया। लैम विधि का होता है लैक्टेशनल एमिनोरिया मेथड। ठीक है, लैक्टेशनल एमिनोरिया मेथड। इस विधि में क्या होता है, इस विधि में 6 महीने तक माँ सिर्फ अपने बच्चे को दिन में भी और रात में भी सिर्फ अपना ही दूध पिलाती है, टॉप फीडिंग कुछ नहीं करती है इस विधि में। ठीक है, लैक्टेशनल एमिनो, इस कारण से क्या होता है, यस हाँ, लैक्टेशनल एमिनोरिया मेथड। लैक्टेशनल एमिनोरिया मेथड, इसमें क्या है, मदर 6 महीने तक अपना ही दूध पिलाती है, दिन में भी और रात में भी। इसमें क्या होता है, उससे क्या होता है, उसको पीरियड्स नहीं आते हैं, एमिनोरिया में रहती है, मदर को पीरियड्स नहीं आते हैं, और बच्चा जो होना चाहिए, बच्चा भी 6 महीने से छोटा होना चाहिए। ठीक है, इसमें 3 कंडीशंस होते हैं। पहली चीज है कि आपका 6 महीने तक सिर्फ माँ अपना ही दूध पिलाएगी, ऊपर का कुछ नहीं, टॉप फीडिंग कुछ नहीं चलेगी, दिन में भी और रात में भी सिर्फ माँ अपना ही दूध पिलाएगी। दूसरी चीज होगी, बच्चा 6 महीने से छोटा होना चाहिए, और तीसरी चीज होगी, उसको 6 महीने तक पीरियड्स नहीं आते हैं। तो ऐसे कंडीशन में मदर क्या होती है, ये जो होता है ये नेचुरल मेथड होता है, इसमें क्या होती है, मदर प्रेग्नेंट कंसीव नहीं कर पाती है 6 महीने तक। उसके बाद है ये 6 वीक का। 6 वीक में 6 महीने के बाद, 6 हफ्ते के बाद आप कौन कौन से मेथड्स बता सकते हैं, तो पीओपी बता सकते हैं, ओसीपी यानी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में बता सकते हैं, इंजेक्शन डिम्पा के बारे में, आईयूसीडी और पीपीआईसीडी एक ही चीज है या जिसमें कॉपर टी लगता है, मगर टाइमिंग थोड़ा अलग अलग होता है। पीपीआईसीडी का टाइमिंग अलग है, आईयूसीडी का टाइमिंग डिफरेंट है। इम्प्लांट्स जो होते हैं, इम्प्लांट्स लगा सकते हैं, वेरियर यानी इसमें कंडोम्स जो आते हैं वो सब यूज कर सकते हैं, स्पर्मिसाइड्स यूज कर सकते हैं, क्रीम्स जो होते हैं वो सब इसके अंदर आते हैं। नेचुरल मेथड यानी विड्रॉल मेथड्स जो होते हैं, कैलेंडर मेथड जो होता है वो सब आता है, और स्टरलाइजेशन भी आप कभी भी करा सकते हैं। तो ये सारी चीजों के बारे में हम थोड़ा सा और देखते हैं कि क्या होता है। तो फैमिली प्लानिंग एडवाइसेस में आपको क्या क्या बताना है, तो लैम विधि का मतलब जो मैंने आपको बताया, लैक्टेशनल एमिनोरिया मेथड बोलते हैं इसको, जिसमें 6 महीने तक मदर सिर्फ अपना ही दूध पिलाती है। उससे क्या होता है, उसको पीरियड्स नहीं आते हैं, यानी मदर एमिनोरिया में होती है और वो कंसीव नहीं कर पाती है। तो एक नेचुरल मेथड है। दूसरा, आप आईयूसीडी के बारे में मदर को बता सकते हैं, तो कॉपर टी या मल्टी लोड के बारे में बता सकते हैं। तो मल्टी लोड जो होता है वो 3 से 5 साल के लिए लगता है, और जो कॉपर टी होता है वो 10 साल के लिए लगता है। तो उसके बारे में आप मदर को एडवाइस कर सकते हैं। डिम्पा के बारे में आप एडवाइस कर सकते हैं कि डिम्पा इंजेक्शन लगवा सकती है, जो कि हर 3-3 महीने में उसको लगवाना पड़ता है, तो डिम्पा इंजेक्शन का यूज कर सकती है, लगवा सकती है। कंडोम के बारे में आप बता सकते हैं कि कंडोम यूज कर सकती है। उसके बाद ओरल पिल्स के बारे में आप उसको बता सकते हैं। तो कितने साल का डिफरेंस होना चाहिए 2 बच्चों के बीच में, तो आप क्या एडवाइस करेंगे मदर को, क्या काउंसिल करेंगे कि कितने साल का मतलब डिफरेंस होना चाहिए 2 बच्चों के बीच में? मैम 6 years, 6 to 5। ओके, एक आइडियल टाइम कितना बताते हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है कि जितना हो जाए अच्छी बात है, मगर एक आइडियल टाइम जो होता है वो कितना हम बोलते हैं कितना होना चाहिए, जो गवर्नमेंट बताती है? एटलीस्ट 3 years। 3 years, वेरी गुड। 3 साल का गैप कम से कम होना चाहिए दोनों बच्चों के बीच में, 2 बच्चों के बीच में 3 साल का गैप होना चाहिए। तो फैमिली तो साथ में हम और 2 चीजें और बताते हैं, एक स्टरलाइजेशन के बारे में, मगर हमेशा याद रखिएगा स्टरलाइजेशन का जो आप मेथड्स जो भी मदर को बताएंगे वो आप कंफर्म करने के बाद ही बताना कि उसकी फैमिली पूरी हो चुकी है और उसको अब नेक्स्ट बच्चे नहीं चाहिए, तब आप ये वाला जो मेथड होता है यानी ट्यूबेक्टमी मदर के लिए बता सकते हैं, और वेसेक्टमी जो होता है वो फादर के लिए यानी हस्बैंड के लिए उसके बता सकते हैं। तो ट्यूबेक्टमी कब आपको लगाना है, आफ्टर डिलीवरी तुरंत भी लग जाता है, उसके बाद यदि 6 हफ्ते के बाद मदर लगवा सकती है, और वेसेक्टमी कभी भी मेल जो है वो लगवा सकते हैं।
उसके बाद हम बात करते हैं सीओसी और ओसीपी के बारे में। तो सीओसी क्या होता है, कोई मुझे बता सकता है सीओसी क्या होता है? ओरल टैबलेट जी। हाँ, ओरल टैबलेट्स होते हैं इसमें, जो कि कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं। ओसीपी का मतलब होता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं। तो ये आपको कब स्टार्ट करना है, हर एक दिन एक एक टैबलेट्स लेते हैं। स्टार्ट कब करते हैं, मेंसेस के 5वें दिन से स्टार्ट किया जाता है ये। तो साइड इफेक्ट इसमें क्या क्या दिखाई देते हैं, तो मदर कभी कभी बताती है कि हेडेक हो रहा है, नोशिया, वोमिटिंग, मूड चेंजेस, वेट गेन, बीपी उसका बढ़ रहा है, या थ्रोम्बोसिस यानी क्लॉट होने के चांसेस रहते हैं। तो ये साइड इफेक्ट्स कुछ कुछ दिखाई देते हैं किसी किसी महिला में। एडवांटेजेस में आप बता सकते हैं कि रेगुलर मेंसेस आएंगे, ओरल पिल्स खाने के बाद भी उसको रेगुलर मेंसेस आएंगे, रेगुलर मेंसेस आएंगे विथ लेस ब्लड लॉस होगा, उसको ब्लड लॉस कम होगा और कोई पेन नहीं होगा। उसके बाद पीओपी में आप बता सकते हैं, पीओपी क्या होता है, प्रोजेस्टिन ओनली पिल्स होता है ये इसके अंदर, या फिर सेंट्रोमन होता है। सेंट्रोमन में क्या होता है, ये सहेली के नाम से आता है, सहेली। तो ये सेफ होता है, लैक्टेशन पीरियड में ये सेफ होता है। और रिटर्न टू फर्टिलिटी, जैसे ही ये ओरल पिल्स आप बंद करेंगे वैसे ही फिर से मदर प्रेग्नेंट हो सकती है। इंजेक्टेबल इम्प्लांट, इंजेक्टेबल के बारे में आप क्या बोलेंगे, या इम्प्लांट के बारे में आप मदर को क्या क्या बताएंगे? तो इंजेक्टेबल डिम्पा आपने सुना होगा, इंजेक्शन डिम्पा होती है, ये हर 3-3 महीने में आईएम या सबक्यूटेनियस लगाया जाता है। तो ये इसमें प्रॉब्लम, सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये आती है कि उसको मेंसेस ही नहीं आएंगे, मेंसेस बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी। तो ये बात आप बता सकते हैं उनको। और साथ ही साथ प्रॉब्लम्स आती हैं कि ब्लीडिंग इरेगुलर हो जाएगा, या मदर को हेडेक होंगे, डिजीनेस होगा, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होगा, मूड चेंजेस होंगे, लॉस ऑफ बोन डेंसिटी हो सकता है उसको। और दूसरी बात, इसमें ब्रेस्ट फीडिंग पे कोई असर नहीं पड़ता है, ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग में ये सेफ होता है। 6 मंथ, इसमें एक चीज आप बता सकते हैं कि फर्टिलिटी कब आएगी, तो कभी कभी 6 महीने से 1 साल का 1 साल का टाइमिंग भी हो जाता है स्टॉप करने के बाद, इंजेक्शन स्टॉप करने के बाद कम से कम 6 साल से 1 साल का डिफरेंस आ जाता है मेंसेस को उसको दोबारा आने में। इम्प्लांट करना है, इम्प्लांट क्या होता है, इम्प्लांट जो होता है एक प्लास्टिक रॉड होती है, प्लास्टिक स्मॉल फ्लेक्सिबल रॉड होती है, जो कि आपको अंडर द स्किन, स्किन के अंडर मतलब स्किन में लगाया जाता है, जो कि अपर आर्म्स में यूज किया जाता है। तो ये मेरे ख्याल से इंडिया में बहुत रेयर है, ये नहीं लगता है। तो बस आपको ये, इसमें जो टाइमिंग होता है वो 3 से 5 साल तक मतलब सेफ होती है, मदर प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, उसकी फर्टिलिटी नहीं आएगी। नेक्स्ट है आईयूसीडी। तो आईयूसीडी जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, जिसमें आप कॉपर टी का यूज करते हैं। तो ये है कॉपर टी आपका, जिसमें टी शेप में होता है कॉपर टी, और जो होता है ये मल्टी लोड होता है, ये 3 से 5 साल के लिए लगता है, और ये जो कॉपर टी होता है वो 10 साल के लिए लगता है। तो इसको यदि आप आफ्टर डिलीवरी के बाद से लगाते हैं तो इसको पीपीआईयूसीडी बोलते हैं। चीज यही लगती है, मगर इसको बोलने का तरीका आफ्टर डिलीवरी पे लगाते हैं, आफ्टर डिलीवरी के बाद लगाते हैं तो इसको पीपीआईयूसीडी बोलेंगे। और यदि आप 6 हफ्ते के बाद लगाते हैं तो इसको आईयूसीडी बोलेंगे, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। तो ड्यूरिंग मेंसेस, यानी मेंसेस होने के बाद 5वें दिन से 7वें दिन के बीच में इसको लगाया जाता है। 5 साल से इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 5 साल से 10 साल तक के लिए होता है, यानी 5 साल के लिए मल्टी लोड होता है, और 10 साल के लिए आप कॉपर टी यानी 380 ए कॉपर टी यूज करते हैं। तो साइड इफेक्ट क्या होता है, साइड इफेक्ट में प्रोलॉन्ग्ड हैवी मेंसेस होते हैं, किसी किसी महिला को बहुत ज्यादा मेंसेस होने लगते हैं, या पेट में दर्द बताती है, क्रैम्प्स आने लगते हैं। इस कॉपर टी में आपने मिथ्स भी सुने होंगे, बहुत सारी भ्रांतियां होती हैं। कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि पीआईडी होता है, पीआईडी यानी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज होता है। किसी किसी को बोलते हैं कि वाइट डिस्चार्ज आने लगा है, या फिर पेट डिस्चार्ज आ रहा है, बदबूदार डिस्चार्ज आ रहे हैं, तो वो कुछ कुछ महिलाएं बताती हैं। दूसरी चीज, कुछ कुछ बोलते हैं कि कैंसर हो जाता है, इससे कैंसर हो जाता है। कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि कोइटस में ये पेनफुल होता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट, कुछ कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि यूट्रस को यूट्रस के पार चला जाता है, यानी यूट्रस के ऊपर से ये पेट में भी चला जाता है, या सीने पे चला जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको ये अच्छी तरह से उनको बताना है कि यूट्रस जो होता है ऊपर से बंद होता है, सिर्फ नीचे से खुला होता है, यानी वजाइना से। यदि ये कॉपर टी खिसकेगा, यदि ये निकलेगा, एक्सपल होगा, तो ये सीधे बाहर निकलेगा, यानी वजाइना से बाहर निकलेगा, ये ऊपर नहीं चढ़ेगा, पेट के ऊपर नहीं चढ़ेगा। तो कुछ कुछ ये
भ्रांतियां, ये आपको उनको क्लियर करना है कि ऐसा कुछ नहीं होता है। वेरियर में आपको देखना है, वेरियर का मीन्स होता है रुकावट, रुकावट पैदा करना, ठीक है। तो आप कॉन्डोम यूज करते हैं, डायफ्राम यूज कर सकते हैं या सर्वाइकल कैप यूज कर सकते हैं, तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। और किसी किसी महिला को जो इसमें जो रबर यूज की जाती है उससे एलर्जी हो सकती है, और ये प्रोटेक्ट करता है HIV से, STD और सर्वाइकल कैंसर से ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। यूज क्या होता है, हर बार यूज करना पड़ता है, नए एक्ट में हर बार इसको यूज करना है। तो अभी तक किसी को कोई डाउट है इसमें फैमिली प्लानिंग काउंसिल, तो आपको फैमिली प्लानिंग काउंसलिंग भी करना है, मगर एक ही चीज याद रखना है कि आप सारे मेथड्स महिला को बता सकते हैं। यदि महिला आफ्टर डिलीवरी तुरंत लेना चाहती है तो आप उसके मेथड्स बता सकते हैं, और यदि महिला 6 हफ्ते के बाद आपसे लेना चाहती है तो उसके मेथड्स भी आप बता सकते हैं। मगर कभी भी किसी भी प्राइमरी मदर्स को या फिर जिसकी फैमिली कंप्लीट नहीं हुई है उसको स्टरलाइजेशन के बारे में आपको नहीं बताना है। स्टरलाइजेशन का मेथड आपको जब ही बताना है जब महिला आपको बताती है कि उसकी फैमिली पूरी हो चुकी है और उसको अब आगे बच्चे नहीं चाहिए, तो आप स्टरलाइजेशन के बारे में उसको यानी ट्यूबेक्टमी के बारे में आप उसको महिला को बता सकते हैं। तो आप मुझे बता दीजिए कि पोस्टपार्टम जो विजिट होती है, पोस्टपार्टम जो पीरियड होता है वो कितने टाइम तक का मानते हैं पोस्टपार्टम पीरियड? 42 डेज। 42 डेज, वेरी गुड। 42 डेज या 6 वीक तक जो बोलते हैं उसको पोस्टपार्टम पीरियड बोलते हैं। तो 4th स्टेज लेबर कितने घंटे का होता है और कितने कितने मिनट में आपको मदर और बेबी की केयर करनी है? 2 घंटे का होता है। और कितने कितने मिनट में आपको मदर और बेबी की केयर करनी है? किसी ने भी नहीं सुना? कब कब मदर और बेबी की केयर करनी है? हर 15-15 2 घंटे तक 4th स्टेज लेबर होता है। हर 15-15 मिनट में उस 2 घंटे आपको हर 15-15 मिनट में आपको मदर और बेबी दोनों की केयर करनी है। तो मदर का क्या क्या देखना है? मदर के सारे वाइटल्स आपको देखने हैं, मदर का आपको ब्रेस्ट देखना है, जो बबल ही के बारे में आपको बताया था वो सारी चीजें उसके देखना है, एब्डोमेन देखना है, उसका यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं, उसको कोई वजाइनल ब्लीडिंग तो नहीं हो रहा है, DVT तो नहीं हो रहा है, उसका ब्रेस्ट वो दूध पिला पा रही है कि नहीं, वो सारी चीजें उसका देखना है। साथ ही साथ बेबी का क्या क्या देखना है? बेबी को कोई कंजेनाइटल एनोमली तो नहीं है, बेबी को वाइटल साइन बेबी के ठीक है कि नहीं, बेबी को कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, टेम्परेचर उसका ठीक है कि नहीं, बेबी दूध पी पा रहा है कि नहीं, सकिंग कर पा रहा है कि नहीं, वो सारी चीजें बेबी का आपको देखना है। साथ ही साथ आपको मदर को फैमिली प्लानिंग के बारे में भी काउंसिल करना है। तो फैमिली प्लानिंग के जो मेथड्स होते हैं उसके बारे में मदर को बताना है। तो किसी को कोई डाउट है? किसी को भी कोई डाउट? ओके, आप लोग को आज का टॉपिक समझ में तो आया ना? PPH और पोस्टपार्टम केयर जो हमने आज लिया है, मैं आपसे स्लाइड्स जो भी है वो आपसे शेयर कर दूंगी। आपको आज रिकॉर्डिंग भी आप लोग को मिल जाएगी। उसके साथ ही साथ आपके 2 सेशंस और इको ट्रेनिंग के 2 सेशंस और अभी रह गए हैं। दोनों सेशन के बाद आपकी मेंटरिंग सेशन स्टार्ट कर देंगे हम लोग। तो मेंटरिंग सेशन स्टार्ट करेंगे। मेंटरिंग सेशन के बाद आप लोग का EA के लिए अप्लाई कर दिया जाएगा आपके हॉस्पिटल्स को। तो यहाँ पे 12 हॉस्पिटल्स हैं, टोटल 12 हॉस्पिटल्स। तो आप लोग EA के लिए प्रिपेयर अभी से कर लीजिए। आपके यहाँ जो भी जितनी भी किट्स हैं, जितने भी PPH का किट, आज PPH का हमने टॉपिक सीख लिया है, तो प्लीज आप लोग PPH का किट तैयार कर लीजिए और PPH के किट को प्लीज आप अपने ग्रुप में प्लीज उसको डालिए। और प्री एक्लाम्शिया का जो किट है, टॉपिक जो है वो नेक्स्ट वीक हम लोग डिस्कस करेंगे, तो उसके बाद आप उसको भी तैयार करिए। बेबी ट्रे, इमरजेंसी ट्रे, मेडिसिन ट्रे, प्लीज आप लोग उसको बना के प्लीज आप अपने ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको पार्टोग्राफ फिल करना है। तो पार्टोग्राफ का आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, बट आपके यहाँ से किसी भी हॉस्पिटल की तरफ से मुझे पार्टोग्राफ अभी तक किसी ने भी फिल करके नहीं भेजा है। तो मैं सबसे पहले फिर भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार आप पार्टोग्राफ फिल करिए, मुझे भेजिए, मुझे समझ में आ जाएगा कि आप लोग को कहाँ पे डाउट है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग आप लोग की मेंटरिंग में हेल्प कर पाऊंगी।
नेक्स्ट मैं आपके चैट बॉक्स में आज का फीडबैक लिंक शेयर कर रही हूँ, तो प्लीज आप लोग सभी इसको क्लिक कर लीजिए या फिर आप लोग सेव कर लीजिए और प्लीज फीडबैक दीजिए आज का टॉपिक, आज के सेशन का। और नेक्स्ट चीज MPR के बारे में, मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है वो प्लीज मैंने आपको सबको वीडियो भेजा है, तो आप लोगों को किसी को भी कोई डाउट आ रहा हो या फिर आप लोग नहीं फिल कर पा रहे हैं तो प्लीज आप लोग मुझसे एक बार और पूछ सकते हैं, मैं एक बार और आप लोग का सेशन करवा सकती हूँ। मैंने ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटी को बता दिया है कि MPR कैसे फिल करना है, बट अभी तक किसी भी हॉस्पिटल से MPR अभी तक फिल नहीं हुआ है। तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि MPR भी आप जुलाई और अगस्त, अब 2 महीने का आपका रह गया है, पेंडिंग हो गया है, तो जुलाई मंथ का भी आपको फिल करना है, अगस्त मंथ का भी आपको फिल करना है। तो प्लीज MPR आप लोग उसको फिल कर दीजिए और कोई भी डाउट हो तो आप अपने कोर ग्रुप में डाल सकते हैं। तो आज का excuse me, from RDF Crisis Hospital I had put it forward MPR. Where, sister? And I published also. Okay, sister. Okay. Thank you so much. Okay. ठीक है, तो अवर लेडी ग्रेसेस हॉस्पिटल से आ गया है, बाकी सबसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप लोग अपना MPR फिल करिए और प्लीज अपने पोर्टल पे उसको सबमिट कर दीजिए। ओके, थैंक यू आज के सेशन के लिए। नेक्स्ट वीक हम मिलते हैं, 2 और टॉपिक होगा, फिर उसके बाद लास्ट जो टॉपिक होगा वो आपका सिजेरियन सेक्शन है, उसके बाद हम मेंटरिंग का स्टार्ट कर देंगे आप लोग का। किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना हो? नो मैम। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। ओके, बाय बाय। बाय मैम।